अकेले बढ़ता रह गई हूँ। नमस्कार मित्रों, उपेंद्र नाथ रैना साहित्य संवाद के इस मंच पर मैं अपने दोस्तों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आज का हमारा विशेष कार्यक्रम है पुस्तक चर्चा और आज के इस कार्यक्रम में हमारे उत्सव मूर्ति हैं डॉक्टर किशोर सिन्हा, जो एक प्रतिष्ठित साहित्यकार, मीडिया कर्मी, नाटककार और कला क्षेत्र में अपना एक अलग पहचान बना चुके हैं। और साथ में आपने कई क्षेत्रों में, यानी साहित्य और कला के कई क्षेत्रों में अपना योगदान दिया है। मेरे कहने का आशय ये है कि आप एक बहुमुखी व्यक्तित्व हैं, बहुमुखी व्यक्तित्व के धनी हैं, जो आज हमारे इस पटल पर उपस्थित हैं। आज का कार्यक्रम हमने डॉक्टर किशोर सिन्हा जी के लिए रखा है, जो अभी थोड़ी देर में हमारे साथ अभी जुड़े थे, अभी फिर हमारे साथ जुड़ेंगे। और आज जो हमने विशेष कार्यक्रम रखा है पुस्तक चर्चा में, वो है उनकी जो आत्मानुभूति है, आत्मान अनुभव है, वो है उनकी पुस्तक 30 साल लंबी सड़क। हालांकि इसके ये जो उन्होंने आत्मकथा लिखी है, इस पर हम बातचीत करेंगे। ये कितने खंडों में है और किस किस रूप में इन्होंने लिखा है, उसके बारे में हम बातचीत करेंगे। लेकिन अभी हमारे बीच में यहाँ पर स्वयं उस पुस्तक के लेखक डॉक्टर किशोर सिन्हा जी हैं, और साथ में हमारे आज के इस कार्यक्रम में हमने यहाँ पर सादर आमंत्रित किया है सुपरिचित कवियत्री समीक्षक सुश्री प्रियंवदा पांडे जी को। और हमारे साथ एक और आज के जो अतिथि हैं, वक्ता हैं, सतीश धर जी। अभी थोड़ी देर में वे भी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, जो इस आज के कार्यक्रम में जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं ये चाहूंगा कि मैं डॉक्टर किशोर सिन्हा जी का जो परिचय मेरे पास है, वो मैं अपने मित्रों के लिए यहाँ पर साझा करना चाहता हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, हमारे आकाशवाणी के मित्र सदानंद मिश्र जी जुड़ गए, अरुण कुमार पासवान जी हमारे साथ जुड़ गए, अजय शर्मा जी जुड़ गए, विक्रम जयाल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। और थोड़ी देर में हमारे साथ और भी मित्र, जो अनंता पाटनी जी अमेरिका से हमारे साथ जुड़ गई हैं। जैसा कि मेरे मित्र जानते हैं, आज की पुस्तक चर्चा में हमने डॉक्टर किशोर सिन्हा जी की जो पुस्तक है 30 साल लंबी सड़क, उस पर हमने आज ये चर्चा यहाँ पर विशेष रूप से आयोजित की है। और इसमें अब सतीश जी भी हमारे साथ जुड़ गए, मैं उनको अपने साथ जोड़ना चाहूंगा। सतीश जी, आप हमारे साथ जुड़ गए हैं। थोड़ी देर में वो हमारे साथ अब इस कार्यक्रम में सक्रिय रूप से भाग लेंगे, और मैं उनको इस पटल पर, सतीश जी को यहाँ पर आमंत्रित करता हूँ। सतीश जी अब हमारे साथ जुड़ गए हैं। सतीश धर जी, सबसे पहले मैं डॉक्टर किशोर सिन्हा जी का, जो मैंने पहले कहा, वे हमारे आज के उत्सव मूर्ति हैं, जिनकी पुस्तक पर यहाँ पर हम आज चर्चा करेंगे। डॉक्टर किशोर सिन्हा वास्तव में मुख्य रूप से मीडिया कर्मी है। आकाशवाणी में आपने कई वर्षों तक अपनी सेवाएं दी है, अलग अलग पदों पर, अलग अलग केंद्रों पर आपने कार्य किया है। एक कार्यक्रम अधिकारी के रूप में, वरिष्ठ कार्यक्रम अधिकारी के रूप में, सहायक केंद्र निदेशक के रूप में, कई केंद्रों पर आपने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। और मैं सबसे पहले उनके बारे में ये कहना चाहूंगा कि आकाशवाणी में कार्यक्रम अधिकारी के रूप में आपने बहुत सारे महत्वपूर्ण कार्यक्रम बनाए हैं, जिनका प्रसारण कई केंद्रों से हुआ है, और साथ में राष्ट्रीय प्रसारण यानी आकाशवाणी का जो नेटवर्क है, वहां से भी डॉक्टर किशोर सिन्हा के कार्यक्रमों का प्रसारण हुआ है। उसमें मुख्य रूप से आपके नाटक और जो आकाशवाणी पुरस्कार योजना है हमारी,
उसके अंतर्गत आपके कई रूपक भी प्रसारित हो चुके हैं। ये तो एक प्रसारण कर्मी के रूप में आपका जो परिचय था वो मैंने बता दिया। इसके अतिरिक्त डॉक्टर किशोर सिन्हा बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं। आपने उपन्यास लिखे हैं, आपके कहानी संग्रह हैं, आपके कई नाटक हैं, आपके कई संपादित पुस्तकें हैं जो आपने साहित्य जगत को अपना योगदान के रूप में दिया है। और भी आपका एक विशेष महत्व ये है कि आप एक बहुत अच्छे फिल्म मेकर भी हैं। फिल्म मेकर मुझे मैं ये कहूँगा कि जो फिल्म निर्माता के रूप में फिल्म जो बनाते हैं उसके रूप में आपका इस रूप में विशेष योगदान है कि आपने कई कृतियों पर बहुत अच्छे वीडियोस बनाए हैं, बहुत अच्छी लघु फिल्में बनाए हैं, जिनमें अगर आप देखेंगे कि उसकी सृजनात्मकता है, उसका कौशल जो है वो आपको मिलेगा, देखने को मिलेगा। मैं सौभाग्यशाली हूं कि मेरी कुछ कविताओं पर भी डॉक्टर किशोर सिन्हा जी ने कई लघु फिल्में बनाई हैं। हमारे पिताश्री पर भी कई कविताओं पर और उनके जीवन पर किशोर सिन्हा जी ने लघु फिल्में बनाई हैं। और खासकर में जो कश्मीर का निर्वासन है और कश्मीर के निर्वासन के बारे में जो कविताएं लिखी गई हैं, जो साहित्य लिखा गया है, उस पर आधारित भी डॉक्टर किशोर सिन्हा जी ने कई फिल्में बनाई हैं और वो सब फेसबुक पर उपलब्ध हैं, आप देख सकते हैं। मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि डॉक्टर प्रतिभा जैन जी हमारे साथ इस समय जुड़ गई हैं, अरुण कुमार पासवान जी, रमेश चंद्र शुक्ल जी और इसके साथ ही नमिता सिंह जी अहमदाबाद से जुड़ गई, सरिता कुमार जी, अरुण कुमार पासवान जी, मैंने कहा रजनीश त्रिवेदी जी देहरादून से जुड़ गए। मैं सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज का हमने कार्यक्रम पुस्तक चर्चा यहां पर रखा है। इसके लिए आज हमने विशेष वक्ता के रूप में सुश्री प्रेमवदा पांडे, जो स्वयं एक बहुत अच्छी कवयित्री है और साथ में समीक्षक भी है। मैंने देखा है पिछले दिनों आपकी बहुत अच्छी रचनाएं फेसबुक पर आ गई है, साझा की है इन्होंने, और बहुत अच्छी कविताएं हैं। जो हमारा साझा संकलन निकला है अपने कितने हिस्से, उसमें आपकी घर परिवार पर केंद्रित जो वो संग्रह है, उसमें आपकी बहुत अच्छी रचनाएं आ गई है। मैं आपको साधुवाद देता हूं उसके लिए। और साथ में हमने ये भी देखा है कई रचनाओं पर और कई पुस्तकों पर आपकी बहुत अच्छी समीक्षा आजकल फेसबुक पर आ गई है। उसके लिए आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आप बधाई के पात्र हैं प्रेमवदा पांडे जी। और हमारे एक और मेहमान जुड़ने वाले थे, अभी वो किसी तकनीकी कारण से नहीं जुड़ पा रहे हैं, सतीश धर जी। जब वे हमारे साथ जुड़ेंगे उसके बाद हम उनसे उनके बारे में आपको परिचय देंगे। लेकिन इससे पहले कि हम आज का विधिवत रूप से जो हमारा कार्यक्रम जिस विषय पर केंद्रित है, वो है डॉक्टर किशोर सिन्हा जी का जो उनका रचनात्मक कार्य है। रचनात्मक कार्य किस रूप में है वो थोड़ी देर के बाद हम उसको यहाँ पर चर्चा में लाएंगे। लेकिन जो हमारे आज के लेखक हैं, जो हमारे आज के साहित्यकार हैं, डॉक्टर किशोर सिन्हा, मैं आरंभ में उनसे निवेदन करता हूं कि वे दो शब्द कहना चाहेंगे। सबसे पहले तो मैं सभी आदरणीय जो भी हमारे साथ मित्र उपस्थित हैं इस मंच पर, उनको नमस्कार करता हूं। प्रेमवदा जी को नमस्कार, और आपको भी रैना साहब, आपको विशेष रूप से कि आपने मेरी पुस्तक को इस क्या कहना चाहिए महती कार्य के लिए चुना। और बड़ा कठिन होता है अपनी पुस्तक के बारे में स्वयं बातें करना, लेकिन फिर भी चर्चा में अगर कोई पुस्तक आती है उसके बारे में बातें होनी चाहिए, तो अच्छा लगता है। इस पर विस्तार से बातें होंगी। सतीश धर जी अभी तक जुड़ नहीं पाए, तो जुड़ेंगे ऐसी उम्मीद करता हूं मैं। और आपको विशेष रूप से रैना साहब बधाई देना चाहता हूं। आपने जो संग्रह निकाला है कविताओं का, वो बहुत सारे कवि उसमें संकलित हैं। मैं भी हूँ, प्रेमवदा जी भी हैं, तो दो तो यहाँ साथ में ही हैं। तो उस संग्रह के बारे में मैं आपको
शुभकामना देता हूँ। और प्रेमवदा जी का काव्य संग्रह भी अभी एक दिन पहले ही आया है छप के, तो उसके लिए प्रेमवदा जी को ही बधाई देता हूँ उस पुस्तक के लिए। तो जी 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 किशोर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत अच्छी चर्चा यहाँ पर की, बहुत अच्छी बातें कही। लेकिन मैं प्रियंवदा पांडे जी से भी निवेदन करूंगा कि आरंभ में वे भी दो शब्द कहें यहाँ पर। सबसे पहले इस साहित्य के, कला के सम्मानित समृद्ध पटल को और पटल के प्रस्तोता और पटल के सर्जक आदरणीय रैना सर को, डॉक्टर सिन्हा सर को और सभी हमारे सम्मानित जो दर्शक और श्रोता उपस्थित हैं, उन सभी के भीतर के देवता को मैं प्रणाम निवेदित करती हूँ। आप सभी से हमारा अस्तित्व है, लेखकों का, पाठक और श्रोताओं से ही। तो इसलिए विशेष आभार और विशेष प्रणाम के साथ मैं ये कहना चाहूंगी कि बहुत बहुत आभार आपका पटल से जोड़ने के लिए या पुस्तक चर्चा पर आमंत्रित करने के लिए। बहुत बहुत आत्मिक आभार, हृदय का आभार, सादर प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद प्रियंवदा जी, बहुत अच्छा लग रहा है आप हमारे समक्ष हैं। और इस बीच में सदानंद मिश्र जी तो जुड़े हैं, भूपेंद्र सिंह रैना जी जम्मू से जुड़ गए हैं, बहुत अच्छे कवि हैं और सभी लोग बहुत वरिष्ठ हैं, सबको मेरा प्रणाम, सबको मेरा प्रणाम। विशेषकर उन्होंने कश्मीर के विस्थापन पर लिखा है। डॉक्टर महाराज कृष्ण भरत जी भी, वो भी जम्मू से जुड़ गए हैं, बहुत अच्छे कश्मीर के कवि हैं। लगातार मुझे लग रहा है कि फोन धर साहब का आ रहा है। मैं तब तक किशोर जी आपसे निवेदन करता हूं, आप अपनी पुस्तक के बारे में जो जिस पर हम आज चर्चा करेंगे उसकी रचना प्रक्रिया के बारे में आप दो शब्द कहिए, तब तक मैं सतीश जी से बात कर लेता हूं। जरूर जरूर। तो ये पुस्तक दरअसल आप सब लोग जानते हैं, बहुत सारे मित्र इसको पढ़ चुके हैं, बहुत सारे मित्रों तक ये पुस्तक पहुंच चुकी है। आत्मकथा के 2 खंड मेरे प्रकाशित हुए, जिसमें कि पहला खंड जिस पर आज चर्चा आपने रखी है, 30 साल लंबी सड़क, ये पहला खंड है आत्मकथा का। और दूसरा खंड है फेड इन फेड आउट। तो ये 2 अलग अलग खंड हैं, थोड़े भारी भरकम भी हैं, 350-400 पृष्ठों की पुस्तक है ये। तो थोड़ा पढ़ने वाले के लिए भी मुझे लगता है कि थोड़ा सा उन्हें भी तकलीफ होती होगी कहीं ना कहीं। लेकिन पुस्तक जिनको पढ़ने की आदत है, हम सब जानते हैं प्रियंवदा जी कि अगर पुस्तक पढ़ने की आदत है तो वो 600 पृष्ठों की और 800 पृष्ठों की भी क्यों ना हो, हम पढ़ते ही हैं। बिल्कुल वॉर एंड बिल्कुल। पीस, मुझे आपने वॉर कहा तो एंड याद पीस आया जैसा कि उपन्यास जो विलियम डेल रिम्पल की एक किताब है आखिरी मुगल, 900 या प्लस पृष्ठ है उसमें, या 800, मुझे पूरा जी याद जी, नहीं आ रहा है। तो और बहुत उसे बहुत मैंने सारी हाँ जी 4-5 दिन में समाप्त किया था। और आपकी आत्मकथा भी मुझे लग रहा है कि मैं 3 से 4 दिन में पढ़ गई थी पूरी, तो इससे अधिक वही नहीं मैं कह लगा। रहा था। जी जी, तो मैं वही कह रहा तो था वो रुचि की कि बात है। जी हाँ, हाँ जी हाँ, बिल्कुल। तो मैं यही बात है कि जब भी हम जो भी पढ़ने वाले होते हैं उनके लिए पृष्ठ मायने नहीं रखता, उनके लिए पुस्तक मायने बिल्कुल रखती है। और बिल्कुल। बहुत सारी ऐसी पुस्तकें जैसे वॉर एंड पीस, हमने कहा, अन्ना करेनिना, ये विदेशी, मतलब काफी तौलस्तॉय की किताब, भारी भरकम किताब है, काफी पृष्ठों की है जी जी अपने आप। जी जी बल्कि विमल मित्र का जो उपन्यास है खरीदी कौड़ियों के मोल, वो 2 भागों जी में है और पर्याप्त वो उसके वॉल्यूम बहुत है। तो उसको भी बिल्कुल। पढ़ गया था एक जमाने में, तो अब भी पढ़ने की आदत वो शेष है। तो कह रहा था ये मैं कि जो आत्मकथा के मेरे दोनों खंड हैं, वो दोनों वैसे तो जुड़े हुए भी हैं, लेकिन दोनों स्वतंत्र भी हैं। लेकिन मैं यहाँ सिर्फ इसकी बात करूंगा, जो 30 साल लंबी 30 सड़क है, साल पहला। लंबी सड़क। जी, तो इस खंड में मेरे बचपन से लेकर के और मेरी नौकरी आकाशवाणी में होने तक की कथा अ, है। आमतौर से प्रेमवदा जी, एक बात तो यहाँ जरूर मैं कहना चाहता हूँ, इस पुस्तक पर कई जगहों पे चर्चाएं हुई हैं, विमर्श हुए हैं। और होता क्या है, मुझे ऐसा लगता है कि जो कथा साहित्य है या काव्य साहित्य है, उस पर तो बातें होती हैं, काफी होती हैं। और सतीश सर जी आ गए हैं, नमस्कार सतीश सर जी, बहुत बहुत स्वागत नमस्कार है। थोड़ा नमस्कार। विलंब हुआ आपको, लेकिन नहीं, क्षमा चाहूंगा, मैं जरा अनपढ़ हूँ इसमें जुड़ने जुड़ाने में। तो ये डॉक्टर साहब की कृपा से थोड़ा बहुत ये करता, अपने को सीधा कर रहा था, वो उल्टा ही रहा।
आप अपना जारी रखिएगा, मैं सुन रहा हूँ। जी जी जी, अब आप जारी रखिए, मैं वही उन्हीं को मिलाने की कोशिश कर रहा जी था। जी जी जी, जी धन्यवाद। किशोर, तो मैं क्षमा चाहूंगा, मुझे बीच में रुकना पड़ा। जी जी तब तब सतीश सर जी, अब आप उल्टे मत होइएगा, आप सीधे ही रहिए। तो मैं ये कह रहा था कि जब कथा साहित्य और काव्य साहित्य के बारे में काफी लिखा पढ़ा सुना जाता है, समीक्षाएं आती हैं, लेकिन जब हम कथेतर साहित्य की बात करते हैं, जिसमें कि ये आत्मकथा, जीवनी, डायरी, संस्मरण, ये सारी विधाएं आती हैं उसमें, तो कथेतर साहित्य पर ध्यान अगर हम बात करने और चर्चा विमर्श की बात करें तो कम जाता है या कम विमर्श होते हैं इसमें। तो इस विमर्श के दौरान भी ये बातें आई, कई लोगों ने ये बातें कही। एक बात तो ये लोगों ने कही कि आत्मकथा आत्मकथा क्यों पढ़नी चाहिए, आत्मकथा क्यों पढ़नी चाहिए, और आत्मकथा में क्या ऐसा होता है कि हम रचनाकार के लिए हम क्या बोल सकते हैं, आत्मकथा में तो अपनी बात होती है, आत्मकथ्य होता है, तो हम उस पर क्या चर्चा करें। तो मेरा ये कहना है कि आत्मकथा एक आदमी के जीवन की धड़कन तो होती है उसमें। आप चूंकि जान रहे हैं कि ये मेरी आत्मकथा है, इसलिए आपको लगता है कि मेरी आत्मकथा क्यों पढ़ें। भाई, बड़े बड़े लोगों ने आत्मकथाएं लिखी हैं, महात्मा गांधी ने लिखी हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने लिखी हैं, या बड़े साहित्यकारों ने भीष्म साहनी से लेके और हरिवंश राय बच्चन और कितने लोगों ने आत्मकथाएं लिखी हैं। हम उनकी क्यों ना पढ़ें, गोरकी की क्यों ना पढ़ें, आपकी आत्मकथा क्यों पढ़ें। तो दरअसल ये होता है कि जब जिसको हम जानते हैं कि फला व्यक्ति है, वो हमारी नजरों में है, उसका लेखन हमारे सामने है, तो हमें कहीं ना कहीं एक किंचित एक हम अपनी सीमा रेखा खुद ही खींच लेते हैं कि हमारी आत्मकथा में, आपकी आत्मकथा में क्या मिलेगा, हमको क्या हासिल होगा। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा दृष्टिकोण एक तरफा है, क्योंकि मैं भी आत्मकथाएं पुराने लोगों की और नई भी अगर कहीं मिल जाती हैं तो मैं उसे पढ़ता हूँ, क्योंकि मेरी एक विधा है ये पसंद की, इसलिए मैं खोज करके पढ़ता हूँ। तो किशोर जी, अब क्योंकि मुझे आपसे ही पूछना था कुछ चीजें, लेकिन अब सतीश जी भी जुड़ गए। मैं आपका सतीश जी, आपका स्वागत करता हूं। कुछ तकनीकी कारणों से आप थोड़ा बहुत विलंब से जुड़ गए, लेकिन फिर भी देर आए दुरुस्त आए, बहुत अच्छी बात रही। लेकिन मैंने फिर किशोर जी से निवेदन किया था आप इसकी शुरुआत करिए, तब तक मैं उनको जोड़ने का प्रयास करता हूं। तो मित्रों, सतीश धर जी वरिष्ठ कवि हैं, समीक्षक हैं, और बहुत अच्छी समीक्षा करते हैं कविताओं की विशेषकर, और मेरे अग्रज हैं। मैंने इनसे भी बहुत कुछ सीखा है। तो आज हमारे बीच में है, मैं उनका स्वागत करता हूं इस मंच पर। किशोर जी, जब हम आत्मकथा की बात करते हैं, वैसे आपने जो इसकी शुरुआत कर थी, जो मुझे वास्तव में करनी थी, एक दो प्रश्न खड़े हो जाते हैं। सबसे पहले कि आत्मकथा हम क्यों लिखें, वो इस रूप में कि जो मेरे जीवन के अनुभव है, जो मेरी जीवन की यात्रा है, या जो मेरे जीवन में घटित हो चुका है, अगर शुरू से मैंने अपने मन में ये ठान लिया होता है कि मुझे अपने जीवन की ये गाथा आगे जाकर लिखनी है, या तो दो कारण है उसके, दो प्रक्रियाएं हैं। या तो आप शुरू से लिखिए, आप शुरू में इसको लिखते रहिए, जो उसको अपडेट करते रहिए और उसको निरंतर अपनी रचनात्मकता के माध्यम से और उसको आगे बढ़ाते रहिए। अगर आप अपने जीवन के उस काल में ये लिखेंगे जब आपके पीछे, आपके विगत में कई साल गुजर चुके होते हैं, क्या आपने उसको समय समय पर नोट किया होता है, या आपकी याददाश्त इतनी तेज है कि आप ईमानदारी से उन चीजों को लिख सकते हैं, उन चीजों को फिर अंकित कर सकते हैं ताकि वो सही रूप में सामने आ सके। यह तो एक प्रश्न है। दूसरा प्रश्न ये है कि आत्मकथा लिखते समय हम लिखने के प्रति, उसका सृजन करने के प्रति कितना ईमानदार रह सकते हैं, कि क्या आपके सबकॉन्शियस माइंड में, आपके अवचेतन में ये चलता रहता है कि ये पोर्शन या ये तथ्य हमें छोड़ना चाहिए, या ये इस तथ्य को रखना चाहिए, जो मेरे हित में है उसी को रखूं, या जो मेरे अहित में जा सकता है, या जो
एक दूसरे पक्ष के रूप में जा सकता है, उसको रखना चाहिए या छोड़ना चाहिए। बहुत, क्योंकि हमने अक्सर ये देखा है, बड़े बड़े साहित्यकार ये कहते रहे हैं कि बहुत जोखिम भरा कार्य ये है कि हमें 100% ईमानदार रहना आत्मकथा में बहुत कठिन होता है, बहुत कठिन होता है। आप कितना न्याय कर पाते हैं उसके साथ। तो मैं, चूंकि इस समय आज आपकी आत्मकथा पर, वो भी ये दूसरा खंड है, 30 साल लंबी सड़क, इस पर हम आपके माध्यम से ही जाना चाहेंगे। अगर आप एक पाठक के रूप में, समीक्षक के रूप में नहीं, एक पाठक के रूप में अपनी इस कृति को देखेंगे और लेखक आपके भीतर है, तो कितना न्याय कर पाए हैं आप, जितने भी सत्य है, जितने भी यथार्थ है, उसको इसके माध्यम से। अब देखिए मेरे सामने है, मैंने ये पुस्तक पढ़ी है, अब आपने जो लिखा है मैंने उस पर विश्वास किया है, हाँ ये बात सही है, कहा होगा, बिल्कुल ये घटित हुआ होगा। अब कहां पर आपने कुछ छुपाया है और कहां पर आपने अतिशयोक्ति की है, अतिशयोक्ति से आपने कहां पर वर्णन किया है, उस पक्ष से मैं परिचित नहीं हूं, वो मुझे मालूम नहीं है। तो आप मुझे कैसे विश्वास दिलाएंगे कि जो आपने कहा 100% सही कहा? आपने बहुत लंबी चौड़ी कई प्रश्न इसमें मिले हुए हैं। जो मैं बात कर रहा था शुरू में, मैं वहीं पे आ रहा था। आपने बीच में, खैर अच्छी है कि ये बात आपने थोड़ा सा और खुलासा कर दिया इसका। मैंने जब ऐसा कुछ नहीं था कि शुरू में मैंने सोचा था, और जब कभी आदमी इस आत्मकथा को लिखने के लिए आगे बढ़ता है, प्रवृत्त होता है, तो वो ये सोच के नहीं होता है कि उसमें हम कितनी ईमानदारी बरतेंगे और कितना हम छुपाएंगे या कितना हम बताएंगे। ऐसा कुछ नहीं होता है। एक रचना प्रक्रिया है सामान्य ढंग से, जैसे आप किसी उपन्यास की रचना करते हैं। मैं वही बात कह रहा हूँ कि अगर मान लीजिए कि मैं इसमें इसको मैं आत्मकथा नहीं कह के मैं उपन्यास कहता, तब शायद ये सवाल नहीं उठता कि इसमें प्रामाणिकता कितना है, ईमानदारी कितनी है, इसमें छुपाया गया है क्या या नहीं छुपाया गया है, कल्पना कितना है, यथार्थ कितना है। ये सवाल नहीं उठते, क्योंकि तब वहाँ गल्प साहित्य होता, वहाँ उपन्यास, आप मानते हैं, हम सभी मानते हैं कि उसमें यथार्थ और कल्पना दोनों का समावेश होता है। लेकिन जैसे ही हम उसको आत्मकथा कहते हैं, जीवनी कहते हैं, तो हमें तत्काल सबसे पहले तो सवाल ईमानदारी पे ही उठता है कि लेखक ने कितना छुपाया और कितना बताया है। देखिए, इस दुनिया में जो भी इंसान है, हम हो, आप हो, चाहे कोई भी हो, हम जो अपना चेहरा समाज के सामने रखते हैं, क्या वही चेहरा हमारा वास्तविक होता है? शायद नहीं होता है। हम सब अपने अंदर झांक के अगर देखते हैं, तो हमारे अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम पूरी दुनिया के सामने नहीं ला सकते हैं, नहीं बता सकते हैं हम। तो वो एक बहुत सारे उसके पीछे कारण होते हैं। एक सबसे बड़ा कारण मुझे लगता है, और इसके बारे में हरिवंश राय बच्चन जी ने बहुत अच्छी बात लिखी है। उन्होंने भी लिखा है कि इसकी ईमानदारी, जो मेरी आत्मकथा है उसकी ईमानदारी पर लोग प्रश्न उठाएंगे, बहुत से इसके लिए मुझे यातनाएं झेलनी पड़ी कई स्थानों पर, लेकिन कई तथ्य या कई सत्य मुझे लोकशील को ध्यान में रखकर छुपाने पड़े हैं, या उन तथ्यों को लोकशील का ध्यान रख के मैंने नहीं बताया। तो अब लोकशील क्या है? अब मान लीजिए कि किसी पुरुष का किसी स्त्री के साथ संबंध है, और अगर वो आत्मकथा में, मान लीजिए मैं ही अपनी आत्मकथा में लिख दूं इसको, तो एक पुरुष का तो शायद बहुत अहित नहीं होगा, लेकिन जिस स्त्री के बारे में हम लिखेंगे उसका तो बहुत कुछ अहित हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप ईमानदारी का तकाजा आप कहेंगे, तो मैं तो कहूंगा कि नहीं, यहाँ ईमानदारी बरतनी आवश्यक नहीं है। तो जब भी आप कोई भी विधा उठाएं, आप कथा उठाएं, कथेतर साहित्य लें, वहां हमेशा एक रचना प्रक्रिया उसके अंदर होती है कि आप उन चीजों को, आप अपनी आत्मकथा से क्या बताना चाहते हैं। जैसा आपने प्रश्न किया कि आप आत्मकथा क्यों लिख रहे हैं, कोई क्यों पढ़ेगा, तो हम आत्मकथा में अपना बढ़ा चढ़ा के अपनी कोई आत्म प्रशंसा हम नहीं लिखना चाहते हैं। लिखते हैं कई लोग, लेकिन मैं अपनी बात अगर करूं तो आत्म प्रशंसा आत्मकथा नहीं है। आत्मकथा अगर है कुछ, तो वो ये है कि वो आपके अपने जीवन के करीब लगे, उस जीवन से आप अपने को जोड़ सकें। उस जीवन में अगर आत्मकथाकार के जीवन में अगर कुछ अनुकरणीय लगता है, मैंने तो सोच के नहीं लिखा कि कुछ अनुकरणीय मेरे अंदर है, मेरे भीतर है, जो जिसका अनुकरण लोग करें, लेकिन मुझे लगता है कि जो संघर्ष, जो पीड़ा के दौर से एक लेखक गुजरा, मैं गुजरा, वो पीड़ा
हो सकता है कि वो पीड़ा किसी दूसरे को अपनी पीड़ा लगने लगे। उपन्यास के साथ भी होता है, गल्प साहित्य के साथ होता है कि आप कोई कहानी पढ़ते हैं तो उस पात्र के साथ आप हो लेते हैं, उसकी पीड़ा आपको अपनी लगने लगती है। हालांकि वो कहीं से वो चरित्र यथार्थ चरित्र नहीं होता है, कोई ना कोई काल्पनिक चरित्र होता है। वो लेखक का देखा हुआ भोगा हुआ यथार्थ हो सकता है, हमारा आपका नहीं हो सकता है। लेकिन जब आप एक जीवित रचनाकार की प्रक्रिया से गुजरते हैं, उसकी पीड़ा से, उसके संघर्ष से, जो उसकी यात्रा है पूरी, उस यात्रा से गुजरते हैं, तो उससे कहीं ना कहीं आप अगर तादाद में स्थापित करते हैं, आपको ये लगता है कि हाँ, ये कहीं मेरे जीवन से भी जुड़ता है, तो वही सार्थकता है। अब उसमें ईमानदारी की तलाश करना मुझे लगता है कि बेईमानी है, या उसमें क्या अच्छा ये छुपा लिया या ये बता दिया, ये भी मुझे लगता है कि सीमित करना होगा लेखक के रचना कर्म को। क्योंकि ये सोच करके आत्मकथा कोई नहीं लिखता, या मैंने भी नहीं लिखा कि इसमें लोग तारीफ करें, या मुझे जो लगा कि मेरे जीवन की जो घटना है मैंने उसी को सामने रखने की कोशिश की है, बस इतनी सी बात है। और दूसरी बात जो आपने कही कि पहले से तैयारी की, कुछ किया, मैंने ऐसा कुछ नहीं सोचा था। हाँ, ये था डायरी लिखने का मुझे एक शौक था, मैं डायरी लिखता था। कई डायरी के अंश हैं भी इस पुस्तक के अंदर, और वो जैसे अंश मैंने डायरी में लिखे हैं उसी तरह से इस किताब में भी आए हैं। उसमें कोई काट छांट, कोई एडिटिंग, कोई संशोधन मैंने नहीं किया है। तो वो कॉलेज के समय में भी डायरी लिखता था मैं, यूनिवर्सिटी के टाइम में भी डायरी लिखता था, नौकरी में आने के बाद भी डायरी लिखता। लेकिन इसमें स्मृति पर बहुत सारी चीजें आश्रित हैं, निर्भर है। डायरी के अंश सिर्फ वो जो है वही डायरी के अंश है, इसके अलावा और कुछ भी लिखित साहित्य या शब्द मेरे पास नहीं है। जब मैंने ज्वाइन किया, उसके 1-2 साल के बाद मुझे लगा कि इतना सारा मैंने एक यात्रा की है, और यहाँ आकर के मुझे लग रहा था कि पता नहीं नौकरी भी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। मैंने अपनी किताब में जिक्र भी किया है कि एकदम बिल्कुल जब मेरी उम्र समय सीमा समाप्त हो रही थी नौकरी मिलने की, तब जाके ये नौकरी हासिल हुई। तो इस परिस्थिति में जो मुझे जिन कष्टों से मैं हो करके गुजर के आया था, जिस अग्नि को पार करके आया था, उसके बाद फिर मुझे लगा कि नहीं, इसको कुछ लिखना चाहिए। तो मैंने एक बैठक में पूरी एक डायरी कथा के रूप में मैंने भर डाली थी कि जन्म से लेकर और अब तक की कथा। जो इतना विस्तार आप 2 खंडों में देख रहे हैं, उतना उतना विस्तार उसमें नहीं था, उसमें संवाद नहीं थे, सिर्फ एक जैसे कहानी होती है वो कहानी की कथा के तौर पे थी। और बाद में जब 2019 से मैं रिटायर हुआ, मैं मुक्त हुआ कार्य से पूरी तरह से, तो मुझे लगा कि नहीं, इस काम को अब पूरा करना चाहिए। और उसके बाद फिर मैं जुट गया जनवरी 2019 के बाद, और फिर ये काम संपन्न हुआ आप लोगों के आशीर्वाद। बहुत बहुत अच्छी तरह से आपने इसको यहाँ पर सामने रखा है अपनी बात को। देखिए, आत्मकथा में तो कई परतें होती हैं। आत्मकथा में सतीश जी, आत्मकथा में ये है कि जब आप आत्मकथ्य लिखते हैं, उसमें आप केवल आप नहीं होते हैं, आपका परिवेश साथ में चलता है, आपकी जो संस्कृति होती है वो साथ में चलती है, आपकी जमीन साथ में चलती है, और आपका पूरा परिवेश आपके साथ होता है। क्योंकि जिस वातावरण से आप प्रभावित होते हैं, उस वातावरण को उस आत्मकथा में लाना अनिवार्य होता है। अगर आप लाए भी नहीं तो परोक्ष या प्रत्यक्ष रूप से वो अवश्य अनिवार्य रूप से आ ही जाएगा उसमें। उसके बगैर आपका आत्मकथात्मक जो उसका स्वरूप है वो पूरा नहीं होगा, क्योंकि आप एक बंद कमरे में नहीं है और आप अपने बारे में लिख रहे हैं। जितना भी आपका अतीत है उसको आप पुनः जीवित करके लिखने लगते हैं, और उस परिवेश को, उन दिनों को, उन सहपाठियों को, उन मित्रों को, उन दुश्मनों को, उन साथियों, जितने भी आपके साथी हैं, उनको याद करते हैं आप, उनका आपके साथ क्या संबंध रहा है, कैसा भी रहा हो, तो वो आप ईमानदारी से लिखना चाहते हैं और कोशिश भी करते हैं, ताकि जो आप के पूरी जीवन प्रक्रिया में जो आपका बीता है, व्यतीत हुआ है, वो बहुत ही ईमानदारी के साथ कोशिश करता है आदमी, इसमें कोई शक नहीं है। कोई भी इसको छिपाना नहीं चाहता है। लेकिन कुछ ऐसे प्रसंग होते हैं जो स्पष्ट रूप से उभर के नहीं आ पाते हैं, या तो सांकेतिक रूप में आप उसकी व्याख्या करते हैं, उसको सामने रखते हैं, या आप स्पष्ट रूप से उतना कह देते हैं
ताकि आप पर या जिस व्यक्ति से संबंधित होता है उसको कोई हानि न पहुंचे। तो आपका स्वागत है, तो मैं आपकी टिप्पणी चाहूंगा धर साहब। डॉक्टर किशोर सिन्हा को, प्रेमदा जी को और डॉक्टर उपेंद्र रैना को मेरा प्रणाम, आप सबको। और क्षमा चाहूंगा, मैं बहुत लेट इसलिए जुड़ा कि सोच रहा था बड़ा तकनीकी हिसाब से जुड़ूं, लेकिन जुड़ नहीं पाया। बहरहाल इच्छा थी कि मैं अपनी राय डॉक्टर साहब की किताब पे व्यक्त करता, और इसलिए करता कि ये किताब मैंने बड़ी ईमानदारी से पढ़ी है। मैं समीक्षक नहीं हूँ, मैं पाठक हूँ। पाठक में और आत्मानुभव लिखने वाले में बहुत फर्क है। आपने बड़ी ईमानदारी से खुद को बचाया है। बचाया इसलिए है कि आपने शुरू में ही लिख दिया कि ये मेरी आत्मकथा नहीं, आत्मानुभव है। लेकिन मुझे एक बात जो आज तक समझ नहीं आई कि एकदम मृत्यु बोध और मृत्यु से शुरू करना क्यों रहा इस आत्मानुभव में। वो इसलिए शायद कि कोरोना काल था और शायद इस वजह से कि ये सब बिल्कुल। चीजें हुई, शायद इसलिए। लेकिन जो मृत्यु के विषय में आपने लिखा है और जो मृत्यु के विषय में व्यक्त किया, निहायत ही खूबसूरत और बहुत ही बेहतरीन ढंग से किया है। क्योंकि मैं एक पाठक हूँ, इससे जुड़ा हूँ, इसलिए मुझे लगता है कि मुझे आपको जो है इस चीज के लिए मुबारक करना चाहिए, बधाई देनी चाहिए। बहरहाल बहुत आपके इस संग्रह में, इस आत्मानुभव में, जिसको 30 साल लंबी आपने वो सड़क कहा है, सड़क कहा है, इस लंबी सड़क में कुछ हटकर भी है। वो हटकर सिर्फ इतना है जो मुझे लगा कि उस जमाने में जब जो अगेय का जमाना था, उस जमाने में कुछ ही किताबें, कुछ ही उपन्यास पढ़ने को मिला करते थे। क्योंकि मैं भी बुक भोगी हूँ, मैं भी उसी वक्त का साहित्य का छात्र रहा हूँ। तो मुझे लगता है, और जब मैंने आपकी इसमें ये पढ़ा कि आप शेखर हैं, तो मैंने बहुत सारा मिलाने की कोशिश करी कि शेखर और किशोर में क्या फर्क है आखिर। लेकिन मुझे बहुत फर्क लगा। शेखर किशोर नहीं बन सकता, किशोर शेखर नहीं बन सकता। क्योंकि मुझे शेखर की घटनाएं आज तक याद है। माँ के मरने पर वो उसकी क्रिमेशन में नहीं गया था, क्योंकि दीवार तोड़ने पे माँ ने उसको मारा था। वो विद्रोही था, खुददारी था। मैं गया था, लेकिन मेरी आंख से आंसू नहीं गिरे थे। जी, अभी आप नहीं बोलेंगे, अभी मैं बोलूंगा और आप सुनेंगे। फिर आप बोलेंगे और मैं सुनूंगा, और फिर प्रियंका जी हमारा फैसला करेगी कि असली में कौन बोल रहा है। तो वो जो खुददारी थी, वो खुददारी आप में भी है। आप में खुददारी ऐसी है कि आप तोते की मौत से आपने मृत्यु का पहला एहसास लिया, बचपन का बहुत अच्छा वो किया। एक पूरे का पूरा जो समग्र क्रांति की जो आंदोलन था, उसमें आपकी भागीदारी जो थी बहुत बढ़िया रही। क्योंकि आप साहित्य के छात्र रहे, तो डायरी तो निश्चित ही लिख रहे थे आप, और जो डायरी के पन्ने आपने इसमें जोड़े वो बेहतरीन रहे। उसमें जो कविताएं थी, वो कविताएं बहुत बढ़िया कविताएं थी, बहुत बेहतरीन कविताएं थी। आपकी हैं या किसी की भी हैं, जो भी हैं, मतलब बहुत बढ़िया कविताएं हैं। जहाँ पे खाली कविताएं हैं, वहां अगर आपका नाम होता या कहीं ये दिखाया जाता कि मेरी लिखी हुई, तो हमें हौसला रहता कि भाई हाँ, ये डॉक्टर किशोर सिन्हा की कविताएं हैं। बहरहाल बहुत बढ़िया कविताएं थी, और मैंने नोट भी की वो कविताएं। कभी जब मुझे मौका मिला इस पे चर्चा करने का, तो मैं और भी ज्यादा इस पे बात करना चाहूंगा आपकी कविताओं पे, और मुझे बहुत अच्छी कविताएं लगी। जो चीजें मुझे आपसे जाननी चाहिए कि आपने खुद को कहा है मैं शेखर हूं, मुझे लगता है मैं शेखर हूं। आपको आपका बचपन और शेखर का और शेखर की वो पीड़ा, शेखर का बालमन, वो सब कुछ, वो स्थितियां बिल्कुल अलग सी थी। उसने
उसने किस तरह से आगे ने जब लिखा 41 में, आप जब लिख रहे हैं 81 में, हैं जी। 40 वर्षों का आपका अनुभव जो है डॉक्टर किशोर सिन्हा, 40 वर्षों में जो परिवेश बदला है वो किसी को भी शेखर ने बनने नहीं देगा, मुझे ये लगता है। लेकिन वो क्योंकि साहित्यिक जिसको बोलते हैं, आप अच्छे वो अभिनेता भी रहे हैं और नाटकों में भी रहे हैं, इसलिए आपने बड़े सुंदर ढंग से जो है चीजों को प्रस्तुत किया, इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मुझे ये बताइएगा कि क्या वो 40 वर्षों का जो सफर है, जो 30 साल में आपने लिखा है, कि वो शेखर बनने में कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा कि आप उसके साथ रहे हैं, शेखर के साथ जुड़े हैं? किस तरह से आपने खुद को उससे जोड़ा और क्या कैसे आप मानते हैं कि आप शेखर हैं? मुझे ये बताइएगा डॉक्टर साहब। मुझे ये कोई मतलब अपनी शंका के लिए, मैं एक पाठक हूँ, पाठक के नाम। जी हाँ, बिल्कुल जी बिल्कुल बिल्कुल। अभी बताऊं? अच्छा, मुझे लगा कि आप आपकी बात आगे और भी है। बाकी का डॉक्टर साहब बताया कि आप कब बताएंगे। धर साहब नहीं, मुझे लगा कि आप वास्तव में चाहते हैं कि सतीश जी के ताजा ही अगर जवाब आएगा तो बेहतर रहेगा। फिर हम आगे चलेंगे। नहीं, धर साहब ने बहुत बढ़िया इसकी समीक्षा की है मेरे लेखन की। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, और बहुत गहराई से आपने पढ़ा भी है एक एक चीज को। पहले मैं दो चीजों के बारे में स्पष्ट कर दूं, नहीं तो फिर मेरे दिमाग से बात निकल जाएगी। एक तो आपने कहा कि कविताओं की जो पंक्तियां हैं वो आपकी हैं या किसी और की, नहीं पता है वो। दरअसल मैंने जो दूसरों की काव्य पंक्तियों का उल्लेख किया है, जहां भी किया है, उनका मैंने ब्रैकेट में नाम दिया है जी। तो जो ब्रैकेट में नाम दिए हैं तो उसका मतलब है कि वो उनकी कविता है, और जिसमें नाम नहीं है वो समझ लीजिए कि मेरी कविता है। तो ये एक बारीक सा अंतर मैंने वहां पैदा करने की कोशिश की है। तो इसलिए उसमें कोई जैसे मैंने आत्मजयी कुंवर नारायण को कोट किया है, जिधर मार्ग उधर आगे पहले से ही कठिन रास्ता, प्रेम का चिरह के कोई। कोट किया आपने, जहां किया है वहां तो कोट किया है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जहां हमने ब्रैकेट नहीं दिया है वो समझ लीजिए मेरी कविता है। नहीं, वो है, उसमें तो बहुत सी बेहतरीन कविताएं हैं, इसमें कोई शक नहीं है। धन्यवाद। अब आता हूँ दूसरी बात कि शेखर 40 साल पहले और अब कैसे हम शेखर से अपने की तुलना कर सकते हैं। जब वो डायरी का अंश है। एक मिनट, मैं क्षमा चाहूंगा, मैं तुलना इस स्तर पे मांग रहा हूं कि पाठक ये माने कि आप आगे से हटकर बात कर रहे हैं। आगे से हट के ही बात करूंगा, क्योंकि आगे से हट के बात तब होगी ना अगर शेखर नहीं होता, क्योंकि शेखर बीच में है तो आगे तो आएंगे ही आएंगे कहीं ना कहीं से। तो मैं ये कह रहा था कि जब ये डायरी के अंश हैं, वो डायरी का एक अंश है जिसमें कि आपने वो देखा कि मैं ही शेखर हूँ, वो मैंने अलग से नहीं लिखा है। वो डायरी का अंश है, और वो डायरी का अंश तब का है जब मैं विश्वविद्यालय में पढ़ रहा था, यानी वो भी लगभग 40 साल पहले का है। और उस समय शेखर मेरे कोर्स में था, और शेखर को लेकर के आप सब लोगों ने, जिन लोगों ने भी साहित्य पढ़ा है तो उनको पता है कि एक बिल्कुल नॉस्टैल्जिक सा एहसास होता था शेखर एक जीवनी पढ़ के। और अज्ञे को हम लोगों ने काफी पढ़ा था, तो एक शेखर को हमेशा हर जो उस समय था वो एक रोमांटिसिज्म एक हावी हो जाता था शेखर एक जीवनी को पढ़ के। लगता था कि वो उसका ये गुण जो है वो हमारे अंदर है, वो सारा कुछ। तो उस दौरान जो अभिव्यक्ति मेरे द्वारा की गई है, तो वो मुझे उस समय लगता था कि बहुत सारी बातें जो एक विद्रोही स्वभाव की आपने बात की, तो वाकई बहुत सारे विद्रोही स्वभाव आपको इसमें दिखेंगे मेरी यात्रा में, कि कई स्थानों पर मुझे विद्रोह करना पड़ा, मैंने किया। और जो संघर्ष शेखर के जीवन में था, देखिए होता क्या है कि कोई भी चरित्र होता है तो चरित्र का कोई एक अंश, उसका कोई एक हिस्सा उसको प्रभावित करता है, और वो उसके साथ उस साम्य ढूंढता है अपना। तो मुझे भी शेखर के साथ एक जो उसका विद्रोही स्वभाव था, उसका जो सरस्वती के प्रति, जो बहन के प्रति जो अनुरक्ति होती है, वो शशि के प्रति जो उसकी अनुरक्ति थी, वो कहीं ना कहीं मेरे जीवन में घूम फिर करके इधर से उधर से आती रही। तो मुझे लगता है कि थोड़ी समानता उस समय रही होगी जिससे मैंने वो डायरी का पृष्ठ लिखा था, और उस पृष्ठ को मैंने हटाना, मुझे लगा कि नहीं,
वो कहीं ना कहीं उस समय को अभिव्यक्त करने वाली बात है, इसलिए मैं उसको रखूं, इसलिए मैंने उसको अपनी आत्मकथा में स्थान दिया। जी जी सतीश जी। जी हाँ, वो सही है कि क्योंकि शेखर को, गेम ने शेखर के बारे में जब बात की है तब भी उसने यही कहा है, और जो उन्होंने उनको रिव्यू किया उस वक्त तो उन्होंने भी यही कहा कि बाल मन पर और युवा मन पर जो है, जो 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 परिस्थितियों का प्रभाव पड़ता है उसको लेकर जो है आगे जाके डेवलपमेंट होती है, उस हिसाब से आपने अपनी बातें कही हैं। और लेकिन मुझे ये लगता है कि आपके समग्र साहित्य को पढ़ने के लिए आपके आपको आपकी कई चीजों को इसकी व्याख्या तभी पूरी तरह से हो सकती है जब आपकी और किताबें पढ़ी जाए। अब आप मुझे एक बात बताइए कि मैं आपको ये मानता हूं कि आप जो है आपका ये जो है ये आत्मानुभव जो है, इससे मैं आपके व्यक्तित्व को मान के चलूं कि आप इस तरह के हैं, शेखर हैं, आगे हैं, वो वगैरह। लेकिन जब मैं ताली पढ़ता हूं मुझे ऐसा कुछ भी नहीं लगता, और मैं शर्तिया सही कहता हूं, फेड इन फेड आउट जब पढ़ूंगा तो ये शेखर भी दिमाग से निकल जाएगा। बिल्कुल तो बिल्कुल। तो क्या आपने कभी ये नहीं सोचा कि जब मैं ये लिखूंगा तो ये बातें भी होंगी? नहीं, मैंने मेरा ये ये नहीं सोचा साहित्य था, क्योंकि वो जो डायरी के पन्ने थे, मैं फिर इसको कहूंगा कि वो डायरी के पन्ने जो थे, वो उस हाँ जी। दौरान जो मेरे अंदर के अनुभव थे, मेरे अंदर की जो संवेदना थी, और जिस संवेदना और जिस रोमांटिसिज्म के चलते मैं अपने को शेखर मानने लगा था, उसको मैंने नहीं हटाया कि उस काल में, उस कालखंड में मैं अपने को शेखर मान रहा था। आज मैंने आगे कहीं उसका जिक्र नहीं किया है दोबारा लौट के कि मैं कहीं उससे प्रभावित हूं, या शेखर मेरे अंदर है, या शेखर के चरित्र ने मुझे बांध रखा है, मैंने आगे कहीं जिक्र नहीं किया है। और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जब आप फेड इन फेड आउट पढ़ेंगे तो उसमें बिल्कुल वो दूरी मिट जाएगी। वो ऐसा नहीं लगेगा कि शेखर का एक उसकी छाया भी है कहीं पे मेरे ऊपर। वो उस अच्छा। दौरान के अनुभव है मेरे, जो उस दौरान मैं अनुभव कर रहा था जब यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था। तो उस समय तो जैनेन्द्र की किताबें पढ़ता था तो मुझे लगता था कि आसपास ही सुनीता घूम रही है और कल्याणी घूम रही है। तो एक वो ऐसा समय होता है कि उसमें वो लगता है कि आप कहीं ना कहीं उसको कर सकते हैं। थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि इनके कुछ रोशनी में एक समस्या आ रही है। धर साहब, मैं थोड़ा सा हस्तक्षेप करना चाहूंगा यहाँ पर। जी बताएं। बातचीत को हम जारी रखेंगे, लेकिन मैं उससे पहले प्रेमवदा जी से जरा एक्चुअली क्या है ना कि जब आप आत्मकथा लिखते हैं तो आत्मकथा तो कभी वर्तमान नहीं होता है, वो हमेशा आपका अतीत लेकर चलता है। यानी आपने जो ये मुद्दा उठाया कि क्या जब आप इनका फेड इन फेड आउट पढ़ेंगे तो शेखर को क्या भूल जाएंगे, और भूलेंगे भी तो कितना भूलेंगे, और उस समय आपका व्यक्तित्व शेखर के अनुरूप रहा है या आप अपने आप को शेखर मानते रहे हैं जो अज्ञे जी का है। एक मूल प्रश्न आपने बहुत अच्छा उठाया है, इसको आगे फिर हम खोलेंगे, लेकिन इस बीच में अब मैं प्रेमवदा जी को सामने लाना चाहता हूं। प्रेमवदा जी, आपने किशोर सिन्हा जी के इस पुस्तक को पढ़ा है, और हालांकि 3 भागों में है अलग अलग, अब आगे फेड इन फेड आउट भी है। तो लेकिन जो आज का हमारा ये चर्चा का विषय है, इसका 30 साल लंबी सड़क का, तो सतीश जी ने जो कुछ मुद्दे उठाए उसके उसके अतिरिक्त आपकी प्रारंभिक टिप्पणी क्या है? सबसे पहले तो मैं देखने वाले सुनने वाले लोगों को किताब के दर्शन करा दूं कि ये हमारी पुस्तक है जो आज की चर्चा का केंद्र बिंदु है, और लेखक को आप सभी देख ही रहे हैं। और दूसरी बात, मैं आत्मकथा पे ये कहना चाहूंगी कि जो लेखक का स्वभाव होता है वो बुद्धिजीवी वर्ग है। लेखक जो होता है बुद्धिजीवी वर्ग से आता है, और बुद्धिजीवी लोगों की एक विशेषता होती है कि वो किसी से कह नहीं पाते हैं। जिसका सबसे बड़ा जो है रास्ता या मार्ग है, और कोई भी लेखन, आत्मकथा की बात छोड़ दीजिए, कुछ भी लिखना समाचार के अलावा, मैं मानती हूँ, क्योंकि वहां प्रोफेशनल हो सकता है आदमी, हम सबसे पहले अपनी संतुष्टि के लिए लिखते हैं। जी। सबसे पहले
कोई विचार जब हमको इतना परेशान कर देता है कि हम उसको लिखे बिना रिलैक्स नहीं हो पाते हैं, तो हम उसको लिखते हैं। उसके बाद वो पाठकों तक पहुंचता है और पाठक उसके क्या प्रतिक्रिया देते हैं, आलोचक क्या देते हैं, समीक्षक क्या देते हैं, ये तो अलग की बात होती है। तो सबसे पहली संतुष्टि जो होती है, अगर मैं भी आत्मकथा लिखूंगी तो इसीलिए लिखूंगी, या कोई भी लिखेगा मुझे लगता है किसी के लिए लिखेगा, पहली बात। दूसरी बात की शायद मैं पता नहीं कहाँ से बोल रही हूँ, मुझे नहीं पता, लेकिन जो आ रहा है बोल रही हूँ कि आत्मकथा जो होती है, देखिए मैं धर्म की बात नहीं करूंगी, लेकिन राम हमारे यहाँ एक ऐसे चरित्र हैं या सीता ऐसी पात्र हैं जिससे अनादिकाल से लेकर आज तक वो प्रभावित है और उनका अनुकरण करते हैं। जब लोगों को कोई कष्ट आता है तो वो सोचते हैं कि भगवान राम को साक्षात कितना भोगना पड़ा, सीता को कितना भोगना पड़ा। तो हम जो साहित्य के रथी हैं या साहित्य मार्ग के वो क्या है, मुसाफिर हैं, यात्री हैं, हमारी स्रोत कहीं ना कहीं ये जो नायक और नायिका प्रतिनायक होते हैं, ये कहीं ना कहीं हो जाते हैं। तो जहां तक बात शेखर की है या गे की है, तो वो लोग बहुत, हमारी चर्चा का विषय वही, जीवन भर नहीं रह सकते हैं, क्योंकि एक ही व्यक्ति का अनेक तरह का रूपांतरण होता है। मैं कभी छोटी बच्ची थी और लोगों के स्नेह का भाजन थी, कभी मैं बहू बनी, आज मैं प्रौढ़ स्त्री हो गई हूँ, कभी वृद्धा हो जाऊंगी, और हर अवस्था की मेरी अनुभूति, मेरी जरूरतें और सारी चीजें अलग अलग होंगी। तो उस हिसाब से मैं अपना जो है आदर्श भी चुनूंगी। शायद उस समय सिन्हा साहब को अपने भीतर वो शेखर वाली फीलिंग आ रही होगी, क्योंकि शेखर भी कहीं ना कहीं महिला पात्राओं के इर्द गिर्द घूमता रहता है, और आप भी घूमे हैं, और मुझे लगता है कि दुनिया का हर पुरुष या हर स्त्री घूमती है। मैं ये भी मानूंगी कि वो हर व्यक्ति प्रेम की तलाश में घूमता रहता है। तो उसमें बहुत सारी चीजें आई हैं, इस पे मैं नहीं जाना चाहूंगी। मैं ये कहना चाहूंगी कि आत्मकथा इस बहस का विषय नहीं होनी चाहिए कि आत्मकथा क्यों लिखी जाती है, लिखी जानी चाहिए, क्योंकि आज जो आत्मकथा हमको सामान्य लगती है, कल को वह दृष्टांत बन सकती है। और कल को जैसे जिस जिस समय बच्चन ने अपनी आत्मकथा लिखी, उस समय उनको भी नहीं पता रहा होगा कि कल ये कितनी कालजयी होगी या कितने लोगों के अनुकरण का विषय होगी, या इसकी बदौलत उनका नाम कितना बड़ा हो जाएगा। उन्होंने तो अपना दर्द लिखा, केवल उन्होंने जो तकलीफ झेली वो लिखा। या आप उग्र की आत्मकथा पढ़ें, उन्होंने ये भी बताया है कि वो रामलीला में कैसे उनके भाई साहब ले जाते थे और वो काजल वाजल लगा के और तमाम तरीके से पात्र बनते थे। तो ये सब चीजें, मुझे क्या है, मैं अपनी बात करूं तो एक प्रेरणा मिलती है कि लोगों ने, जैसे आप दुख सहते हैं और आपके साथ और भी लोग अगर दुखी हैं, हम ये तो नहीं मनाते कि पूरी दुनिया दुखी हो, उससे संबल मिलता है कि ये दुख हमारा अकेले का नहीं है, बहुत सारे लोगों का है, और ये भी तो है, ये भी तो है, ये तो हमसे कमजोर है। तो ये, इससे भी हमको मजबूती मिलती है। तो जब हम किसी व्यक्ति के संघर्षों को पढ़ते हैं, उसके जीवन के जो उतार चढ़ाव हैं, तो उससे हमको ये सीख मिलती है, फला व्यक्ति ने भी तो इतने थपेड़े खा करके और अपनी जीवन यात्रा पूरी की है, या उन्होंने अपना जो हासिल है वो पाया है। उससे ये होता है कि हम सोचते हैं कि तो हम भी कर सकते हैं, हम भी कर सकते हैं। अब जैसे माझी द माउंटेन मैन एक फिल्म आई, और दशरथ माझी जो हैं, मैं अक्सर बच्चों को बताया करती हूँ कि उसने पहला हथौड़ा जब चलाया वहां पे पहाड़ पे, सच्ची कथा है, आप सभी जानते होंगे, तो लोग उसको पागल कहते थे। एक समय गांव में अकाल पड़ गया, सारे लोग भाग गए, और वो नहीं गया। उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई थी पहाड़ के कारण, जिससे वो दुर्गम मार्ग के कारण इलाज नहीं मिला था। तो उन्होंने इतनी बड़ी लंबी, इतना बड़ा पहाड़ काट के और उतनी लंबी सड़क बना दी। आज उसने यातायात को तो सुगम क्या ही किया है, लेकिन उससे बड़ी प्रेरणा उन्होंने दी है लोगों को, कि जब दशरथ माझी जैसा व्यक्ति एक छैनी और एक हथौड़े के बल पर इतने बड़े पहाड़ का सीना फाड़ सकता है, जो सरकारें नहीं कर सकी, तो हम क्यों नहीं कुछ कर सकते हैं, हम कर सकते हैं। ये चीज बल देती है, मुझे जहां तक लगता है, और मुझे लगता है कि आत्मकथा लिखी जानी चाहिए। और जहां तक आत्मकथा में पारदर्शिता की बात है, तो ये तो बात बड़ी है कि हम अपने को नग्न करना, जैसे हम 2 दिन उपवास कर लें, वो उतना मारक नहीं है, लेकिन हमारा पड़ोसी जान जाए कि हम उपवास में हैं, अर्थाभाव में हैं, ये हमारे लिए मारक बात होती है किसी के भी। तो अपनी पीड़ा को सार्वजनिक करना, ये सच में बहुत भूते का काम है।
ये सबके बस की बात नहीं होती है। और हर व्यक्ति के भीतर, और विशेष करके जो रचनाकार होता है, मैंने जहां तक अनुभव किया है 2-4 लाइन लिखते समय, मेरे साथ तो बहुत सारे संसार चलते हैं। हम कभी किसी कविता में घुस गए, एक लाइन मिल गई तो हम अलग दुनिया में घूमने गए। मेरे साथ तो ऐसा होता है। फिर कहीं कोई और प्लाट मिला तो हम उसमें विचरण कर रहे हैं, उसको हम कथा का रूप दे पाए न दे पाए, या वो उतर पाए या न रचना कर्म में, वो अलग बात है। तो बहुत सारे संसार होते हैं जिनको व्यक्त करता है आदमी, और होना चाहिए बिल्कुल। और सिन्हा सर की किताब को पढ़ के तो मैं क्या बताऊं, मैं कई जगह एकदम से दहल गई हूँ। बहुत देर तक मैंने किताब एकदम से संज्ञा शून्य या भाव शून्य होकर बैठी हूँ। जैसे एक एक लाइन आपने पहले तो शुरुआत में भूमिका में ही लिखा है, मैंने उसको वो किया है। कि दूसरी बात ये कहना चाहूंगी कि डायरी हो या आत्मकथा हो, हम जो भोगते हैं या हम जो देखते हैं अपने परिवेश में, उसको लेकर हमारे मन में ख्याल कैसे उपजते हैं, ये भी उसमें साथ साथ चलता है। हम अगर सीधे सीधे लिख दें कि फला सन में हमारे साथ ये घटना घटी, तो उसका क्या मतलब है, वो साहित्य तो हो नहीं सकता है। तो वो चीजें भी आती हैं उसमें। ये इसका भूमिका में ही मैंने देखा है कि जीवन में कई बार ऐसे तीखे मोड़ आते हैं कि इंसान अपने कर्मों, खास तौर से अपनी गलतियों और कमियों को पीछे मुड़कर अवश्य देखता है। या कहना चाहिए कि अपने अभ्यंतर की आवाज जरूर सुनता है, उसे अपने कार्यों का सही और गलत का पूरा पूरा एहसास होता है, अफसोस और पश्चाताप भी। लेकिन छूटे हुए पल प्रत्यंचा से निकले तीर की तरह होते हैं। मतलब ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि आपको वो चीजें, वो स्मृतियां जहां आप चूक गए हैं, वो जीने नहीं देती हैं, उसको हम लिखना चाहते हैं। हम अपने जीवन में जहां हारे हैं किसी कारणवश, उसे भी दर्शाना चाहते हैं। वो भी लोगों के लिए प्रेरणा है कि ये गलती हो सकती है। और भी इसमें लंबी बात है। एक जगह आपने जब लिखा, बहुत सारी इसमें चीजें हैं कहने को, लेकिन एक जगह आपने लिखा कि मैं देख रही हूँ, अगर मिल जा रहा है तो पूरा सुना सकूंगी। उसका भावार्थ ये था कि कोई प्रेयसी का प्रसंग था, प्रेम का प्रसंग था, और आपने कहा कि मेरे पास तो पैसे नहीं है। तो ये बात विशेष करके पुरुष वर्ग के लिए, जो स्त्री है हमारे भारतीय समाज में, वो तो नहीं काम करेंगे तो कभी चल नहीं सकता है। लेकिन स्त्री जैसे कुछ साल पहले तक लड़कियां ससुराल जाने के लिए पैदा होती, और पुरुष जो है कमाने के लिए पैदा होते थे। लड़का है तो वो कमाएगा खिलाएगा, ये भावना रहती थी, और लड़की है तो ससुराल जाएगी। तो लड़के पे शुरू से ये प्रेशर रहता है कि कुछ अच्छे बनो और कमाओ। जैसे आपने एक जगह लिखा है कि पिताजी ने कहा कि तुम लोन लेके और कोई वो ग्रिल वगैरह की लोहे की दुकान खोलो, तो आप कहते हैं, बड़ा दारुण प्रसंग है कहने को। मतलब अगर आप इसकी तह में जाएंगे तो कितनी व्यथा भरी है इसमें कि एक व्यक्ति जो यूपीएससी पास करने की क्षमता रखता है, उससे ये कहा जाए कि तुम लोहे की दुकान खोल लो, या तुम ग्रिल का काम करो, या तुम गेट बनाने का वो जो भी काम होता है करो, ये कितनी खराब बात है, सोचिए। और विशेष करके इससे ये भी बात उभर के आती है कि सबसे हमारी भारतीय जो हमारी सामाजिक व्यवस्था है, उसमें परिवार भी प्रतिनायक है। हर व्यक्ति का यह परिवार भी प्रतिनायक है। अक्सर करके माता पिता अपने बच्चों की प्रतिभा को नहीं पहचानते हैं, और वो उन्हें समुचित जो है वो समय नहीं दे पाते हैं। समय मिलता तो बिल्कुल बिल्कुल सही। जी जी, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी व्याख्या की आपने। और आपने जी 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 प्रेमवदा जी, आपने बहुत अच्छी व्याख्या की इसमें। और जो जो बीच में कुछ मार्मिक प्रसंग भी है बीच में। और जैसे कि हम शुरू से ही कह रहे हैं, जब आप आत्मकथा लिखते हैं तो आप केवल स्वयं नहीं होते हैं, आपके साथ पूरा परिवेश, पूरा संसार होता है। और आपके इर्द गिर्द जो परिवेश है, आप जो भुगत रहे होते हैं, भोगा हुआ यथार्थ है, वो उनमें आती है। और धर साहब ने भी बहुत अच्छी व्याख्या की। इन्होंने थोड़ा सा दूसरे उस स्तर पर बात को उठाया, और आपने इसको अलग तरह उसका, किशोर जी अगर बाद में कुछ कहना चाहेंगे। लेकिन किशोर जी, वैसे मैंने नोट करके रखा है कुछ रेफरेंसेस, इसमें कुछ अच्छे रोचक प्रसंग इसमें आए हैं।
जिन पर मैं आपसे जानना चाहूंगा। हालांकि वो इस तरह से आपने दिए हैं, वो बहुत आकर्षित करती है व्यक्ति को। जैसे आपने कहीं पर रामलीला मंडली का जिक्र किया है, मंगलाचरण वगैरह उसमें, और एक प्रसंग बहुत अच्छा रोचक आया है पतंगबाजी का। अब उसके साथ ही जो उस समय पतंगबाजी का जो संदर्भ आपने दिया, उसके साथ ही जो संस्कार और संस्कृति के अलग अलग पहलू जुड़े हैं, उनको भी बहुत अच्छी तरह से खोला है आपने। और एक और संदर्भ जो आपका, जो मुझे बहुत अच्छा लगा, वो था कि जो असगर साहब को गुस्सा आया था। ये असगर साहब को जो गुस्सा आया था, उन्होंने पेपर में दिलीप को चोरी करके पकड़ा था। तो ये प्रसंग इसको बहुत आकर्षित बनाते हैं। तो इनके बारे में थोड़ा सा आपसे सुनना चाहेंगे। रैना साहब, अभी प्रेमदा जी ने भी बहुत सूक्ष्म तौर पे बातें की हैं, बहुत सारी। एक जो उन्होंने बिल्कुल सही बात कही कि जब आत्मकथा लिखते हैं तो ये नहीं लिखते हैं कि फला ये घटना घटी और आगे बढ़ गए। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि आपके साथ पूरा एक जीवन तो आपका रहता ही है, और जीवन चूंकि आपका अकेले का जीवन नहीं है, वो आपके मित्रों का है, वो आपके संबंधियों का है, वो समाज का है। तो वो समाज, सगे संबंधी, मित्र, वो भी साथ साथ आपके होंगे, वो चलेंगे, उनको आप हटा नहीं सकते हैं। और उसके साथ साथ आप जिस परंपरा को वहन कर रहे हैं, जिस संस्कृति के अंतर्गत आप रह रहे हैं, जो आपके आसपास जो भी घटनाएं घट रही हैं, वो किस संस्कृति से वो परिचालित हैं, ये सब आपके दिमाग में, दृष्टि में, जहन में रहता है। तो जब मैंने इसको लिखना शुरू किया तो आरंभ में मैंने इसको 2-3 बार लिखा, मैं ये बता दूं। और आजकल तो मैं सारे कंप्यूटर पे ही लिखता हूं, तो उसमें आसानी ये होती है कि काट पीट करने की जरूरत नहीं होती है। जो कुछ अगर बाद में याद आएगा, अच्छा ये प्रसंग तो यहाँ देना है, तो वहां पर इंसर्ट कर दिया उसको, तो ये सुविधा होती है। तो मैंने जो ये अभी पतंगबाजी और बहुत सारे घटनाओं का जिक्र है, तो जो बचपन से जिस तरह से मेरा विकास हुआ, बचपन में मैंने एक आध प्रसंग शायद छूट भी गए हैं या होंगे उसमें, मुझे लगता है कि अखाड़े में कुश्ती भी लड़ा करता था मैं, कुछ समय के लिए कुश्ती लड़ा मैं। और मेरे घर के सामने अखाड़ा हुआ करता था, जिसमें भाई लोग और उनके मित्र लोग जाते थे। मैं तो उस समय बहुत छोटा था, शायद 7वीं 8वीं 9वीं में पढ़ रहा था। तो मैं भी वहां जाने लगा और थोड़ा अखाड़े में भी जोर आजमाइश की और कुश्ती लड़ी। तो कहने का मतलब यह है कि वो समाज भी मेरे साथ साथ चला। तो इसी तरह से जिस पतंगबाजी की बात आप कर रहे हैं, तो पतंग तो आज भी पतंगबाजी होती है, और राजस्थान में होती है, और अलग अलग क्षेत्रों में होती है, यूपी में होती है आपके प्रेमदा जी, और हमारे बिहार में भी होती है। तो ये मकर संक्रांति पे तो पतंग उड़ा ही जाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ बिहार में पूरे जाड़े भर, जितने शरद ऋतु के समय में वो पतंगबाजी, वो पतंग ही पतंग नजर आते हैं छतों पर। और हमारे यहाँ जिस लटाई की बात बरसात की, बीतने के वो बाद आता है। जी जी, और वो लटाई की बात हमने की, तो वो लटाई सब जगह नहीं मिलती है, वो हमारे बिहार में और कुछ जगहों पे ही मिलती है, बाकी जगह तो वो चरखड़ी टाइप की वो मिलती है। तो मैंने कैसे उसको बनाते हैं उसका जिक्र किया। पतंगों के नाम जो मुझे याद थे, क्योंकि मैं भी उसमें थोड़ा बहुत कोशिश कर दिया करता था मैं भी, और उस पतंग के पीछे मैंने बहुत पिटाई भी खाई है अपने भाइयों से और पिताजी से। कई उस तरह की लटाइयां मेरी पीठ पर टूटी हैं। तो ये प्रसंग तो अनायास ही आते हैं ना, इनको हम अलग से नहीं देखते हैं, वो हमारे जीवन का, हमारी यात्रा का वो हिस्सा है। तो इसी तरह से जो स्कूल के प्रसंग है, असगर साहब का हो या निर्मल चंद्र माथुर का हो, तो अब वो सब दृष्टि से ओझल हम अपने को नहीं कर सकते, क्योंकि वो हमेशा उन चीजों के ऊपर नजर रहती है और दृष्टि रहती है। तो याद भी संयोग से कुछ थोड़ी बहुत ठीक ठाक है मेरी, तो उसकी वजह से भी ये सब संभव हुआ कि निर्मल जी ने वो निब, हम लोग जानते थे उस समय निब की कलम से लिखा करते थे। तो हम मैं लोग उसी प्रसंग पे आना चाह रहा था, मैं भी उसी तो, पे, हाँ, क्योंकि तो हम आपने लोग एक जगह लिखा है, एक बहुत ही सुंदर और दिलचस्प संदर्भ है, नई कलम खरीदते वक्त निब की पहचान कैसे करनी चाहिए, इसको इस पर जी 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 तो जी। अब आजकल की पीढ़ी अगर इस प्रसंग को पढ़े तो उसे भी पता चल जाएगा कि निब की कलम क्या होती थी। और उस जमाने में आजकल निब मुझे कहाँ है आपका? आजकल तो निब की कलम तो तो इस्तेमाल होती ही वही नहीं है। वही मैं कह रहा हूँ कि उन्हें पता तो जी जी। होता, ये पता तो होगा कि अतीत में हमारी क्या समृद्ध चीजें थी या क्या चीजें थी जिससे हम लोग करते थे।
तो वो निब की कलम मुझे भी पहचान नहीं थी उसके पहले तक, कि निब मुझे तो पता था, एक क्वालिटी कलम मुझे पता थी जो कि सस्ती थोड़ी होती थी, और उसके उसमें एक निब लगी होती थी जो कभी कभी लिखते लिखते खड़खड़ करने लगती थी, तो निब हम बदल दिया करते थे, दुकान में जाके कहते थे नई निब लगा दो, वो नई निब लगा देते थे। लेकिन जिस दिन निर्मल सर ने मुझे बताया कि अरे ये निब कितने प्रकार की होती है, फाइन होती है, सुपर फाइन होती है, डिलक्स होती है, ये होती है, वो होती है, और तुम उसको कैसे पहचान कर सकते हो कि निब खराब हो रही है। तो ये सब जो सिखाया उन्होंने, तो एक ये यात्रा के साथ साथ ये जो हमने उनसे ग्रहण किया अपने शिक्षकों से। आजकल क्या है कि शिक्षकों से ग्रहण करने की क्षमता आजकल की पीढ़ी की बहुत कम हो गई है। वो जितना क्लासरूम में और जितना कुछ पढ़ाई है उससे ज्यादा कुछ ग्रहण नहीं करते हैं। लेकिन जब आप उनको देखेंगे, उनकी हरकत को और उनके भावनाओं के साथ अगर आप चलेंगे, तो बहुत सी बातें उनके अंदर से आपके अंदर अब स्वतः आती जाती हैं। तो ये प्रक्रिया हमेशा मेरे साथ रही कि हर चीज पर एक सूक्ष्म दृष्टि मेरी रही, और मैंने उसको अपने उतारने की कोशिश की अपने जीवन में और अपने याददाश्त में, मस्तिष्क में कहना चाहिए। तो उसकी वजह से वो सारी चीजें साथ साथ आई हैं। रामलीला का ही मैंने जिक्र किया है कि बचपन में वो खाली प्लॉट था, वहाँ रामलीला आया करती थी, और जब वो आती थी रामलीला तो हम लोग छत से देखा करते थे, और उसके बदले उनको कुछ पैसे भेज देते थे। ये सारा जिक्र उसमें है। तो वो साथ साथ वो संस्कृति भी चल रही है मेरे साथ साथ, मेरी यात्रा के साथ साथ। जी जी जी, बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। प्रियंवदा जी अब हमारे से यहाँ पर हट गई है, थोड़ी देर में वो भी जुड़ने चाहिए। तो सतीश जी, आपने तो बहुत सारे प्रश्न अपने पहले वक्तव्य में उठाए, जिस पर किशोर जी ने भी बहुत ही बच के भी और बहुत ही गंभीरता से उसका नहीं नहीं नहीं, समाधान करना चाहा। नहीं बचने की बात नहीं राणा साहब, मैंने बचने के वो पाठ की ये शंकाएं थी, क्योंकि मैं समीक्षक तो हूँ नहीं, पाठ की शंकाएं थी जो मैंने ईमानदारी से आपके सामने रख दी। नहीं, बाकी भगवान जानता है। मैंने बचने की बिल्कुल कोशिश नहीं की। अगर आप देखेंगे, थोड़ा संकेत पिता जी ने भी दिया था इस बारे में कि वो हर काल में आदमी अपने को, एक समय में जब राजेश खन्ना सुपर हीरो था तो हर लड़का उस समय राजेश खन्ना जैसा बाल बना के घूमता, तो अपने को राजेश खन्ना समझता था। उसके बाद जब दौर आया, धर्मेंद्र का पहले दौर आया था, तो उस जमाने में धर्मेंद्र लोग समझते थे। नहीं सिन्हा साहब, आपको एक बात माननी पड़ेगी कि अवचेतन मन में कहीं ना कहीं ये सब लिखते हुए शेखर आप में पूरी तरह से छाया रहा। ये किशोर जी मान ही लीजिए, अब मान लीजिए ना, क्योंकि आपने 3 भाग, अगे ने भी 3 भाग कहे थे, आपने भी 3 भाग किए। सुनिए, ये आपने नहीं किया। जब किसी से प्रभावित आदमी होता है, चीजें हूबहू उस लाइन पे चलती जाती है। ऐसा जानबूझ के नहीं कोई करता। मैं तो नहीं सर, मैं तो मान ही रहा हूँ। मैं तो कह ही रहा हूँ कि मैंने उस जमाने में शेखर को लेके नहीं, मैं तो यही कहा, उस समय भी कहा था कि उस जमाने में भी शेखर से प्रभावित था मैं, और इसलिए उस जमाने में शेखर को लेकर के जो एक नॉस्टैल्जिक एहसास था और एक तरह की रोमांटिक भावना भी थी, वो कहीं ना कहीं वो मेरे साथ चली आई। तो मैं इससे इनकार कहाँ कर रहा हूँ, आप इसको अलग करने पे पड़े हुए हैं कि शेखर आप कैसे हैं। वो नजर आती ना, जब आप अर्चना के बारे में लिखते हैं तब वो नजर आती है किस तरह से चल रही है। विशेष तौर से जब अर्चना पे आपने टिप्पणी की है। हाँ, तो आप नहीं, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। अब हम धर साहब से ये जानना चाहेंगे कि एक साहित्यिक कृति की दृष्टि से आप जो इनकी ये पुस्तक है 20 साल लंबी सड़क, 30 साल लंबी सड़क, 30 साल लंबी सड़क, क्षमा चाहता हूं, तो आप साहित्यिक कृति के दृष्टि से आपकी क्या टिप्पणी है? ईमानदारी से या घूम फिरा के? जी नहीं, देखिए, बात तो हम ईमानदारी से ही कर रहे हैं, ऐसी बात थोड़ी है। आप अगर आत्मकथाकार से ईमानदारी की अपेक्षा करते हैं तो आप भी ईमानदारी से कहें। तो मैं कहूंगा कि मैंने जब ये पढ़ी, जैसे ही मैंने ये पढ़ा, 156वें पेज पे आपने ये लिखा हुआ है
कि मैं खुद को शेखर मानता हूँ। तो मैंने फिर उसी रात सारी पढ़ दी, क्योंकि शेखर के प्रति मैं खुद बड़ा भावुक हूँ। मैं सही मानता हूँ कि जिस वक्त मैं वो तो हम भी पीजी है, कर सर कोई है। नहीं 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 जी, नहीं, जी, नहीं वो इसलिए भावुक हूँ कि मुझे उस वक्त, जैसे आपने ये बात की रोमांटिसिज्म की, वो मुझे लगा हाँ इसकी अपने मौसेरी बहन के साथ रिश्ता हो सकता है, ये संबंध हो सकता है। इला चंद्र जोशी जी ने जब उसके स्वप्न की बात की है तो उन्होंने ये उसको विश्लेषण करते हुए वो पहाड़ का किस्सा मुझे अभी भी याद है। वो कहते हैं दोनों पहाड़ पे चढ़ते हैं, फिर पहाड़ से नीचे उतरते हैं, तो वो बताते हैं कि इस तरह से उस तरह से। वो इला चंद्र जोशी जी ने वो स्वप्न विश्लेषण किया है, क्योंकि उस तरह में कुछ ही लोग थे पढ़ने वाले। इला चंद्र जोशी का जहाज का पंछी, आगे का शेखर एक जीवनी, और विमल मित्र का खरीदी कौड़ियों के मूल, जिसमें उन्होंने कहा था कि कहानियां लिखना गोरी बाहों में चूड़ियां पहनाना नहीं है जी। बहरहाल यही लोग थे जो पढ़ने पढ़ने वाली लोग थे। तो मैं भी उससे प्रभावित था। जैसे मैंने आपका 156वें पृष्ठ पे कहीं वो था, तो मैंने पूरा वो पढ़ा, और आप विश्वास कीजिए उसके बाद मैंने आपकी जो महानुभावों की टिप्पणियां हैं वो नहीं पढ़ी। वो इसलिए नहीं पढ़ी कि मैं समझ गया कि हम किस आदमी की उसकी जो मनस्थिति को हम पढ़ रहे हैं। और मुझे लगता है कि मैंने सही तौर से उससे महसूस किया, और उसमें ये महसूस किया मैं कि आपकी जो शायद आपने कहीं दिया भी है कि मैंने उसमें लिखा है, जो समग्र क्रांति वाला जो आपने दृश्य दिए हैं, बहुत बढ़िया दृश्य दिए हैं। और आपने कहीं वो पूरी तरह से अलग से आपने कहा है, कुछ उसका रेफरेंस दिया कि मैंने वो निकाले हैं या जोड़े हैं, वो बहुत अच्छा। आपका डायरी विधा में किया गया कार्य बहुत अच्छा है जी। और मुझे ये नहीं समझ आती कि इतना सारा डायरी विधा का कार्य, मतलब आपका इतना बेहतरीन कार्य आत्मानुभव आत्मकथा में जोड़कर, क्या मतलब आपने उसको सुंदर तो बहुत बनाया। या तो फिर सारा ही उसी तरह का मामला आता तो पढ़ पढ़ के आनंद, या ऐसा हो सकता है कि उसका कुछ और निकालिएगा दूसरे भाग में, ताकि वो भी बड़ी ईमानदारी से पढ़ा जाए आपकी डायरी में क्या क्या है। क्योंकि डायरी की जो विधा है वो मैंने जो टिप्पणी थी उसमें भी दिया है। मैंने गुलेरी जी की डायरियां देखी थी, जो बहुत कम उनके लिखी हुई डायरियां थी, तो वो एक दिन में 118 के करीब पेजेस पढ़ लेते थे, 120 के करीब, चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी जी। और वो और एक एक, क्योंकि वो शब्द शिल्पी भी थे, तो वो एक शब्द जो उनके दिमाग में आता था वो अपनी डायरी में लाल स्याही से और होल्ड पेन से वो लिखते थे। एक एक पन्ना, एक एक चीज पे लिखते थे। और कहीं महारानी साहिबा का सपना उनके एक बार वो आया, तो उन्होंने वो उस स्वप्न के बाद जाग गए, तो उन्होंने एक शब्द लिखा, वो आपकी सूचना के लिए कि प्रसंग से थोड़ा हटके है, कि अवेकन। तो वो अवेकन शब्द पे उन्होंने लिखा ब्रैकेट में जगाए गए। वो उस स्वप्न से जागे थे। वो ईमानदारी डायरी, तो वो ईमानदारी डायरी में जिसने देखी हो, उसको कहीं ये दिल करता था कि डॉक्टर किशोर सिन्हा के पन्ने कुछ और खुलते तो आनंद आता। वैसे भी आप मानते हैं कि ये जो है दर्द की स्याही पे से लिखे गए पन्ने हैं जी, तो इसलिए इनको तो खुलना ही चाहिए था। बहरहाल मेरी ये टिप्पणी है। क्या बात है। प्रेमवदा जी, आप कुछ कहना चाह रही है? अभी इतने वरिष्ठ लोग बोल रहे हैं, मैं तो सुन के ही और गदगद हो गई हूँ। कहने को तो बहुत सारी चीजें हैं, कहने का कोई अंत नहीं है। हम बहुत अनंत काल तक कहते रहने वाले हैं, जीवन रहा तो इन सब विषयों पे। लेकिन जो थोड़ा मैं कहना चाहूंगी कि लेखन कौशल जो होता है, उसके संदर्भ से तो बहुत ही अच्छा लिखा है आपने। और ईमानदारी तो लोग भगवान की भी नहीं पता लगा सकते हैं। देखिए प्रश्न तो आ गया। नहीं, आप कहें, जैसे कहने का मतलब कि कोई व्यक्ति उतना ही ईमानदार है जितना हम मानते हैं। मैं क्या हूँ ये आप जो मेरे संदर्भ में सोचते हैं, मैं वही दिखूं। तो अगर कोई व्यक्ति मानता है कि डॉक्टर सिन्हा ने ईमानदारी से डायरी लिखी है तो वो ईमानदार हैं। कोई मानने को तैयार नहीं होगा कि नहीं ईमानदारी से नहीं लिखी है तो नहीं है, तो वो तो मानने की बात है। हाँ, नहीं लिखी है कहने का मतलब कि
हम तो मूल्यांकन उस व्यक्ति के आधार पे नहीं कर पाते हैं, हम मूल्यांकन अपनी सोच, अपनी बुद्धि के स्तर पर करते हैं, किसी का भी, किसी व्यक्ति का भी और किसी रचना का भी। तो आपकी इस बात पर जी जी, तो मैं ये कह रही हूँ कि तो वो बात अलग है, वो सबकी स्वतंत्रता है कि कौन उसको क्या मानता है। लेकिन मैंने जो सूक्ष्मतम वर्णन देखा, जैसे आपने निब की बात की, उसमें तरह तरह की, मुझे भी नहीं मालूम था, मेरे समय में भी उषा फाउंटेन पेन एक आती थी जो वो स्याही वाली होती थी, तो उससे कुछ दिन हम लोग लिखते थे, ये पता चलता था। एक जगह आपने लिखा है कि वो खटर खटर कुछ करने लगती है पेन, तो मुझे महसूस हुआ कि हाँ ऐसे करती थी, तब हम लोग उसको रगड़ते थे या फेंक देते थे। बहुत बच्चे वो खरीदते भी थे निब, और खरीद के ला के उसमें लगाते थे, ये भी उपक्रम होता था। तो ये छोटी छोटी चीजें बिना भोगे बिना जाने हम नहीं लिख सकते हैं। इवन हमको भी नहीं पता था कि इतने प्रकार होते हैं, होते ही होंगे। जैसे सुइयों के बहुत सारे प्रकार हैं, पैंट सिलने वाली सुई अलग है, पीको की सुई अलग है, फाल की सुई अलग है, तो ऐसे ही होते तो होंगे ही, निसंदेह होंगे। और दूसरी चीज की जो एक निर्मल सर का प्रसंग है, सभी लोग सारी चीजें पढ़ते हैं लेकिन कौन क्या पकड़ता है ये उसकी बात। तो उसमें उन्होंने कहा है जो चिट्ठी का है, और देखिए ईमानदारी से मैं कहूँ, मैं अपनी ही बात कहूँ, हर व्यक्ति प्रेम में पड़ता है। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा दुनिया का, आपको भी मैं कह सकती हूँ, कि आपको प्रेम ना हुआ होगा। प्रेम हमारी मौलिक खुराक है, हम प्रेम करते हैं, अपने आस पड़ोस से करते हैं, प्रकृति से करते हैं, फूलों से करते हैं, पौधे से करते हैं, पाले हुए अपने तोते कुत्ते से करते हैं। और स्त्री और पुरुष का प्रेम तो शाश्वत है, प्रकृति प्रकृति और पुरुष इसके रूप, और विविध रूपों में हम इनको व्याख्यायित करते हैं। अभी बादल बरस रहे हैं तो कवियों को थोड़ी सूझता है कि हाँ वो धरती को भी खो रहा है, और कुछ और चीजें हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि कोई व्यक्ति अगर कहता है कि वो यहाँ यहाँ पे उसको प्रेम होता है, या प्रेम को वो ऐसे महसूस करता है, तो उसे सत्य माना जाना चाहिए। जो ये कहता है कि हमने प्रेम नहीं किया जीवन में या हुआ नहीं, वो झूठा है, पक्का झूठा है। वो झूठा, बिल्कुल मैं यही कहने वाला था। हाँ, वो बहुत अच्छी बात। कोई भी हो, मैं ही क्यों ना हूं, तो मैं भी झूठी हूँ। मान लीजिए ये मनुष्य की प्रकृति है, मनुष्य का मौलिक स्वभाव है। तो ये सारी चीजें रही, और आत्मकथा मुझे बहुत अच्छी लगी। दूसरी पुस्तक भी मेरे पास आई हुई है बहुत जल्दी की, और उसे जब मैंने पढ़ा तो मुझे लगा कि सिन्हा साहब उसको कह रहे हैं, मैं सुन रही हूँ। मतलब एक इसके लिए तो समय चाहिए, बहुत समय चाहिए, बहुत, और जिगरा भी चाहिए। 300 प्रश्नों की किताब है ये। समय से बढ़ के नशा भी चाहिए, समय से बढ़ के नशा भी चाहिए। जी किताब पढ़ना किशोर जी आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी मैं ये कहना चाह रहा था, ये सब तो बातें खैर अपने अपने अनुभवों से आप लोगों ने पढ़ के पुस्तक, मैं जो बातें कहना चाह रहा था यहाँ पे ये कि जैसा कि जब मैंने इसको लिखना शुरू किया, मैंने अपने 2-3 मित्रों से ये कहा, मैंने कहा कि मैं इसको लिखना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि इसको उपन्यास की तरह रखूं, यानी मैं इसे उपन्यास कहूँ, इसे मैं आत्मावलोकन या मैं इसको अपनी आत्मकथा ना कहूँ। तो मैंने 2-3 मित्रों से ये जो बहुत निकट के मेरे बचपन के मित्र थे, थोड़े बहुत साहित्यिक भी थे जो मेरी यात्रा में कहीं ना कहीं शामिल रहे हैं, उनसे मैंने सलाह ली। तो मैंने कहा कि मैं बिल्कुल ईमानदारी से बात कह रहा हूँ कि मैंने उनको ये कहा कि मैं ये करना चाह रहा हूँ कि इसको उपन्यास के रूप में शामिल करूं। तो उन्होंने कहा कि क्यों, ये तो आपकी अपनी यात्रा है, क्यों आप करना चाह रहे हो इसको? मैंने कहा कि इसलिए करना चाह रहा हूँ कि जैसे ही मैं इसे आत्मकथा कहूंगा तो मैं अपने को सीमित कर लूंगा एक जगह पे, क्योंकि तब ये माना जाएगा कि ये मेरी अपनी कथा है, इसमें ये सच है, ये झूठ है, ये इतना ज्यादा आप प्रशंसा है अपनी या फला है, उसमें ये तमाम गुण अवगुण जो भी हैं देखे जाएंगे। जब इसे उपन्यास कहूंगा तो उससे मैं थोड़ा स्वतंत्र होकर मैं वो बातें जो मैंने पहले बात कही कि लोकशील की दृष्टि से कुछ बातें आदमी हर बात नहीं सामने ला सकता है, तो मैं बहुत कुछ उसमें वो चीजें भी ला सकता हूं अगर उपन्यास कहूंगा तो। लेकिन तब क्या होगा कि उसमें जो मेरी प्रामाणिकता है, मेरी जो यात्रा है, मेरी यात्रा के जो दुख हैं, जो कष्ट हैं, और जो कुछ मेरे अंदर का अंतर्द्वंद्व है,
वो मेरा फिर नहीं रह जाएगा, वो फिर दूसरे तीसरे रमेश, सुरेश और शेखर का हो जाएगा वो, आपके शब्दों में कहूँ तो फिर जी, वो जी, जी। फिर वो फिर आज ये सवाल नहीं उठता कि फिर वो शेखर से मिलता है या नहीं मिलता है। तो मैंने वो फिर लोगों ने कहा कि हाँ ये बात तो है, तो मेरे भीतर एक आत्ममोह तो रहा, ये मैं कहूंगा इसको लिखते वक्त। मुझे लगा कि नहीं, मेरी जो यात्रा है जैसी भी अच्छी है बुरी है, जिस रूप में है वो उसी रूप में सामने जाए, मैं इसे उपन्यास नहीं कहूंगा। और इस तरह से मैंने इसको उपन्यास नहीं कहा, और मैंने जो लिखा, जो कुछ भी रचना तो है ही एक तरह से, तो वो मैंने फील का अपनी बिल्कुल पूरी उपन्यास का यात्रा ही को। है। किशोर जी, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, बहुत अच्छा किया आपने अब दूसरी इसको। बात, एक बात जी, और जी, कहना चाहता हूँ, एक बात और कहना जी, जी। चाहता हूँ। कई बार होता है कि जैसे मैंने इसमें बहुत संवाद के भी प्रयोग किए हैं। अब आप कह सकते हैं कि संवाद कैसे याद रहे आपको, इसी रूप में कैसे किसी ने, आपने क्या कहा, मैंने फिर क्या उत्तर दिया, फिर आपने क्या प्रति प्रश्न किया, फिर मैंने क्या कहा। कई पात्रों के साथ संवाद हैं, और दो दो पेज के है संवाद बहुत, हैं। बहुत लंबे राजेश लंबे। जी, जी, राजीव शुक्ल जी के साथ संवाद हैं, आप जानते हैं राजीव जी, शुक्ल जी जी, को हमारे। जी, 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 तो मैं आपको बताऊं कि वो सारे संवाद, अगर जिनके साथ संवाद है वो अगर कह दे कि ये संवाद नहीं हुए थे तो मैं मान जाऊं। हूबहू मैंने वही रखने की कोशिश की है जो संवाद हुए हैं। हाँ, शब्दों में थोड़ा बहुत आगे पीछे हेर फेर हो सकता है कि शब्द वही ना हो, कोई और लेकिन शब्द भाव होने चाहिए, भाव वही होने चाहिए। लेकिन तब भी मैंने कोशिश की है कि शब्द भी वही हो जो जिस व्यक्ति के मुख से निकले हैं या मेरे मुख से निकले हैं, जिस तरह से निकले हैं, वो सारे मैंने कोशिश वो की है कि वो उसी तरह से उसी रूप में रहे। जी। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। नहीं मतलब मैं यही, आपने बहुत अच्छा किया कि आपने इसको उपन्यास न बनाकर आत्मकथा कथात्मक स्वरूप दे दिया है। इससे इसको अपनी जो विविधता है वो बरकरार रही। अन्यथा उपन्यास के रूप में जितना भी आप सच कहते, ये कहा जाता कि काल्पनिक है और ये बातें हुई है या घटित हुई है, जरूरी नहीं है। लेकिन बिल्कुल आत्मकथा में इतना थोड़ा सा एक आश्वस्ति होती है कि नहीं, जो कुछ कहा जा रहा है ईमानदारी से कहा जा रहा है और सत्य कहा जा रहा है। नहीं, और एक बात और है जी, उसके पीछे, कि मैंने बहुत सारे व्यक्ति चरित्रों के बारे में लिखा है, रेखा चित्र उनके इस कृति में है। तो मैंने, अगर रैना साहब अच्छे हैं तो मैंने अच्छा लिखा है, अगर रैना साहब बुरे हैं तो मैंने बुरा लिखा है, वो जोखिम मैंने उठाया है। अब हो सकता है कि रैना साहब को मैं बुरा लिख दूं तो रैना साहब नाराज हो जाए, तो रैना साहब नाराज हो जाए इस डर से मैं बुरा ना लिखूं, ये मेरी आत्मा गवारा नहीं करती, और न आत्मा ने की है उस लेखन के दौरान। क्योंकि मुझे हमेशा एक बात याद रही है पंच परमेश्वर की, कि क्या बिगाड़ के डर से ईमान की बात नहीं कहोगे। तो बहुत लिखा सारे भी है हमारे, आपने। लिखा भी है मैंने, और हमारे बहुत सारे मित्रों ने जिन्होंने कुछ लिखी हैं, वो विमर्श के दौरान भी उन्होंने कहा कि मैंने जो संस्मरण अपने लिखे हैं उसमें किसी को हमने बुरा नहीं कहा, किसी को हमने हर्ट नहीं किया, किसी को हमने किसी की बुराई नहीं लिखी हमने। तो भाई, अगर बुराई नहीं लिखते हो, सब अच्छाई लिखते हो, तो फिर सच कितना कितना है और झूठ कितना है उसमें। तो ये मैंने कोशिश की है, और इससे हो सकता है बहुत सारे हमारे मित्र जिनके बारे में, अगर उनकी कमियों के बारे में मैंने लिखा है तो वो नाराज हो सकते हैं, हुए होंगे। ये तो ये जोखिम मैंने उठाया है। ये फिर भी आप ने बहुत साहस का कार्य किया है, और वो भी 3 खंडों में। और अब जब मैं ये दो देख ही रहा, खंड है, यही तो दो ही खंड है अभी, अभी 2 खंड अब है। अभी तो ये देखिए 300 पेज का है। अब इसके लिए पूरा जीवन समर्पित करना है। पर अच्छा, इसके अब मेरी एक जिज्ञासा है, अब हम कार्यक्रम की समापन की ओर जा रहे हैं, 1 घंटा 20 मिनट लगभग हो गए। तो जी। इसके बाद का जो आपका जीवन है, इसके बाद का, तो उस पर क्या विचार कर रहे हैं? उसको भी आप किसी रूप में अंकित करना चाहेंगे? आमतौर से ये एक समय में ये इसकी परिभाषा इसी तरह से की जाती थी कि आदमी आत्मकथा जब मरने के करीब होता है, मृत्यु के निकट होता है, तभी लिखता है।
यानी वो सब चीजों से मुक्त हो गया होता है, अब उसे लगता है जीवन में अब कुछ नहीं बचा है, कुछ नहीं करना है, तो चलो आत्मकथा लिखो। आमतौर से पहले धारणा यही थी, परिभाषा यही आत्मकथा की हुआ करती थी। लेकिन जब मैंने इसको लिखा तो मेरे अंदर अंतर्द्वंद था, जैसा बताया मैंने कि उपन्यास लिखूं, इसको उपन्यास कहूं या आत्मकथा कहूं। तो ये अंतर्द्वंद से मैं मुक्त होकर के मैंने कहा कि नहीं, जो मैं कहना चाहता हूं, जिस तरह से रखना चाह रहा हूं, उसी तरह से रखूं। लेकिन उस समय मुझे लगा था कि घटनाएं जिस तरह से, इतनी सारी घटनाएं थी, मुझे लगा कि एक किताब में, 2 किताब में, 3 किताब में कैसे वो हो जाएंगी। तो आपने देखा कि ये 2 किताबों में मेरे रिटायरमेंट के समय तक की घटनाएं उसमें हैं। लेकिन रिटायरमेंट के बाद ये परिदृश्य संसार का इतना जल्दी और इस तरह से बदलेगा कि कोरोना आएगा और कोरोना पूरी जीवनचर्या आदमी की बदल करके रख देगा कि हम और आप इस तरह से ऑनलाइन कार्यक्रम कर रहे हैं। किसने सोचा था एक वक्त में किस तरह का भी हम लोग कर सकते हैं, कहीं कोई बैठा है, कहीं कोई बैठा है। तो हो सकता है कि ये होता आगे, लेकिन आने वाले 10, 15, 20, 50 साल लग जाते शायद ऐसा होने में। तो कोरोना ने इसको जल्दी ला दिया। तो ये जो घटनाएं घटी, उस बीच में बहुत कुछ हम लोगों ने खोया, हमारे कई निकट के मित्र खो गए, हमारी पत्नी चली गई इसी कोरोना में। और ये मैंने साक्षी शब्द मंच, मैंने इस पर ऑनलाइन कार्यक्रम जैसे आज आप कर रहे हैं, उस तरह से हम लोगों ने साथ ही साथ लगभग शुरू किया था सितंबर 2020 में। और उसके बाद से इतनी घटनाएं घटी, इतने परिदृश्य बदले हैं कि मुझे लगता है कि एक समय सोचा था कि अब ठीक है, जितना हो गया उतना हो गया, शायद आगे के जीवन में कुछ और ऐसा नहीं है जो किसी के सम्मुख रखा जा सके। लेकिन अभी क्या कहना, बहुत जल्दबाजी होगी कि मैं क्या कहूँ इस बारे में, किस रूप में ये सामने आएगा। ईश्वर से तो हमारी प्रार्थना है आप स्वस्थ रहें, सानंद रहें, और आगे अभी आपको बहुत कार्य करने हैं, बाद में सोचा जाएगा, देखा जाएगा। अब बहुत सारे मित्र हमारे साथ जुड़े थे किशोर जी, उनके लिए 2 शब्द कहना चाहेंगे आप? मैं जी मैं सदानंद मिश्र का आपने नाम लिया और बहुत सारे मित्रों का नाम आपने लिया है, बहुत सारे मित्र, बाद में आप कमेंट्स को आप अपनी टिप्पणी उसका जवाब दे दीजिएगा बाद में। तो हमारे आपके मंच से हमारे सारे साहब, 1 मिनट रैना साहब जी, एक मेरा निवेदन है डॉक्टर किशोर सिन्हा से। जी, कार्यक्रम समाप्त होने से पहले पृष्ठ 168 पर जो आपने कविता दी है वो जरा सुना दे तो आनंद आ जाएगा आपके मुंह से सुनने में। तो उसके बाद आप कार्यक्रम समाप्त करें। पृष्ठ 168। अगली आत्मकथा में धर सर को भी रखिए ऑनलाइन वाले कार्यक्रम को। आप तो फिर पृष्ठ संख्या सर बताएं। 168 पे ओ आकाश। 168 168 है। 168 जी। ओ आकाश, तेरे निर्वधि गहन विस्तार में जब। वो आकाश जी, पहले मैं ये सुना देता हूँ। ये 14 जुलाई 1981 को इसकी रचना हुई थी, इस कविता की। ओ आकाश, तेरे निरवधि गहन विस्तार में जब सनसनाते पक्षी सा गिरता हूँ। वाह क्या बात है। और तेरी उपत्यकाओं की टहनियां मेरी ग्रीवा को नत कर देती हैं और परागांजलियां अपने सुवासित सम्मोहन से सराबोर कर डालती हैं। तब अचानक उदासी की एक गहरीली सांझ धीरे से क्यों उतर आती है मेरे सूने मन की परछाई पर। क्या बात है, क्या बात है। वाह वाह। ओ आकाश, तेरे निरवधि गहन विस्तार में जब सनसनाते पक्षी सा गिरता हूँ, कोई अजाना डर चोर कदमों से क्यों घुसाता है और उपत्यकाओं की टहनियां बेजान होकर क्यों सिमट जाती हैं। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात, धन्यवाद। और ये उदासी की गहरीली सांझ निरवधि गहन विस्तार में सनसनाते गिरते पक्षी को भी ढक लेती है और एक आहत डर। वाह क्या बात है, बहुत वाह, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। अच्छा, मित्रों के लिए 2 शब्द कह रहे थे किशोर जी। जी, तो मैं यही कह रहा था कि ये सारे जो मित्र हैं परिचित हैं, आपके मंच पे भी आते हैं, हमारे मंच पे भी आते रहे हैं,
तो मैं सबको किस तरह से शुक्रिया अदा करूं, धन्यवाद दूं, क्योंकि कई हैं जो जिनका संग साथ रहा है। मिश्रा जी, सरण मिश्रा जी का पटना में और दिल्ली में, और मेरे बड़े भाई की तरह है वो। तो मैं बहुत आभारी इन लोगों का कि इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े, और साथ में आप लोगों का तो खास तौर से मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। सतीश धर जी ने इतनी अच्छी बातें की और काफी कुछ आपसे सीखने को मिला। और प्रियंवदा जी को मैं हमेशा पढ़ता देखता सुनता रहा हूँ ऑनलाइन। और रैना साहब, आपने जो ये आयोजन किया मेरे लिए, मैं क्या कहूँ उसके लिए, अब धन्यवाद शब्द तो कम ही होगा आपके लिए। बहुत बहुत तभी धन्यवाद आपका, बहुत बहुत आभार। बहुत 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 अच्छा लगा। ये मेरे लिए भी सौभाग्य की बात है, अब मेरे सामने इतने विद्वान व्यक्ति बैठे हैं और अच्छी बातचीत चल रही है। और सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि बहुत सारे विद्वान मित्र हमारे साथ अभी भी जुड़े हैं, आपका ये कार्यक्रम देख रहे हैं। मैं उनके प्रति भी बहुत हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। बहुत अच्छा लगा। और सतीश जी के प्रति बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सतीश जी, आपने समय निकाला, बहुत अच्छा। आप सबका धन्यवाद। और प्रेमदा पांडे जी का बहुत अच्छा बोली आप, बहुत सटीक और सार्थक, बहुत अच्छा। और सतीश जी तो खैर मेरी प्राथमिकता इन्हीं के लिए होती है कि सतीश जी आ जाएं, और बहुत बढ़िया। जबकि इन्होंने कहा मैं समीक्षक नहीं हूं, पाठक हूं, लेकिन उसी में इन्होंने इतना तेज धार तलवारें चलाई, तो उसमें कोई संदेह नहीं है। सच्ची बात भी है, क्योंकि मैं अध्यापकीय समीक्षा से बिल्कुल भी उससे वो नहीं जुड़ता, ना मुझे अच्छा लगता है। इसलिए मैं खुद को पाठक मानता हूँ, ईमानदारी से पढ़ता हूँ और ईमानदारी से पढ़ के जो मन में आता है वो कहता हूँ। और जहाँ मित्र हो आप, क्योंकि और जो भी पढ़ता हूँ उसको लगता है कि यार ये जो इस पे ये बोलना चाहिए मुझे, और मैं बोलता हूँ। बस यही। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं भी जितने भी मित्र जुड़े थे, इस बीच में अभी भी जुड़े हैं, सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। बहुत समय निकाला उन्होंने इस कार्यक्रम के लिए। और किशोर जी, मेरी हृदय से ये कामना है, आप अभी भी सक्रिय रहिए और लिखते रहिए बहुत। अभी आपसे बहुत अपेक्षाएं हैं, आपसे बहुत साहित्य चाहिए हमें। और एक और अवतार हमें पिछले दिनों, हालांकि हमने प्रत्यक्ष रूप से देखा नहीं, एक अच्छे नाटक में इन्होंने कार्य किया है, काम किया है, वो एक और रूप इनका है। इनके कई रूप हैं, आगे आगे आप जानेंगे जब आत्मकथा का एक और संस्करण इनके हमारे सामने आएगा। तो सतीश जी बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद पांडे जी। आपका भी आपको मुबारक हो नए संग्रह की, काव्य संग्रह की, और फेसबुक पे उस टिप्पणी की जो बड़ी खतरनाक है। क्या? मनशाराम वाली। क्या, किसके? अच्छा, वो मैंने पढ़ी नहीं है। कौन सी वाली? खतरनाक टिप्पणी है। प्रियंवदा जी की। मैं उसको लाइक करते करते भी छोड़ दिया मैंने। मैं का क्या पता यार कोई नाराज ना हो जाए। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। के देवता को मेरा सादर प्रणाम है, और जिनको मैंने देखा है, जो दिखा है वही लिख दिया है उसमें। नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, बहुत किशोर जी, किशोर जी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी सार्थक बातचीत हुई। नमस्कार करता हूँ। नमस्कार मित्रों, उपेंद्र नाथ रैना साहित्य संवाद पर अभी हमारे प्रतिष्ठित साहित्यकार, मीडिया कर्मी और नाटककार मित्र, फिल्म मेकर मित्र हमारे साथ जुड़े थे, जिनकी पुस्तक 30 साल लंबी सड़क पर यहाँ पर चर्चा हो रही थी। और जो मित्र हमारे साथ जुड़े थे उनका भी मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। अब आज का ये कार्यक्रम यहीं पर संपन्न करने की अनुमति दीजिए।